द क्लास इंग्लिश ग्रामर स्टूडेंट्स। हम लोग अभी देख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं समझा रहा था कुछ इस कदर की उसमें समझना है सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्मेशन या फिर वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कैसा फॉर्मेशन रहेगा इन द टर्म्स ऑफ सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद दोनों के बीच का जो तालमेल है उसको हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे, तो हम लोग बेसिकली 4 पॉइंट्स पे ध्यान दिए थे। और उन 4 पॉइंट्स में कुछ था क्या कि एक होता है, आपको आराम से दिख जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं और कुछ सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं। जैसे स्टूडेंट सिंगुलर है और स्टूडेंट्स प्लूरल है। कुछ ऐसे होते हैं जो सिंगुलर की तरह भी बिहेव करते हैं और प्लूरल की तरह भी बिहेव करते हैं, जैसे क्राउड, पीपल। हाँ, एक चीज ये पीपल बोलने से भी मुझे याद आया कि बाय द वे पीपल मीन्स तो लोग होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। और इसका कोई प्लूरल बनता भी नहीं है, पीपल का पीपल्स कोई प्लूरल नहीं बनता है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन पीपल्स प्लूरल होता है, और वो कब होता है वो मैं अभी, चूंकि मैं पीपल बोल रहा था तो मैं अभी जस्ट ये बता भी देना चाहता हूँ। पीपल का पहली बात कि प्लूरल बनता नहीं है पीपल्स, क्योंकि ये खुद ही प्लूरल है। और दूसरी बात, यदि पीपल्स आ जाए तो इसका भी एक मीनिंग होता है। इसका मीनिंग ये होता है द पीपल्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोग। मतलब पीपल्स कहने का मतलब होता है वहां के लोग, या फिर उस नेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी जाति के टर्म में, कभी नेशन के टर्म में यदि यूज हो, जैसे जाति और नेशन कहने का मतलब ये इंडियन पीपल्स आर स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि पूरे इंडिया के लोगों को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग स्पिरिचुअल वैल्यू को ज्यादा तवज्जो देते हैं। या फिर ऐसे आप इसको समझे कि द क्वालिटी ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंट इंडिया। मान लीजिए कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आदमी के अंदर देखकर उसके वॉइस से, उसके एक्सेंट से पहचान लिए हम, अरे ये तो इंडियन है, तो हम लोग बोल सकते हैं उस समय कि ये जिसके अंदर जो क्वालिटी देख रहा है ना इन पीपल्स के अंतर्गत जो सारे लोग हैं, तो इसको इंडियन हम कह सकते हैं। अभी अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो लेट इट बी दैट, बट हाँ ये जरूर है कि एक ऑब्जेक्टिव केस में अगर आ जाए पीपल्स तो समझिएगा कि एक नेशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम एग्जैक्टली आंसर से हम इसको नहीं बता पा रहे हैं एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि ये जब कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए हम लोग कुछ ना टर्म्स देख रहे थे कि एक सिंगुलर होना, दूसरा प्लूरल होना जो कि हम लोग को दिख जाता है। दूसरा क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं सिंगुलर है कि प्लूरल है। फिर तीसरा ये भी होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पर है वो भी हम नहीं समझ पाते हैं। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स को हमको समझना पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब्स को समझने के लिए मॉडल्स को खासकर ध्यान में रखना पड़ता है, और एक प्रोनाउन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो हाँ कुछ क्वांटिफायर्स वो भी याद आ रहा होगा कि मैंने बताया कि कुछ क्वांटिफायर्स होने चाहिए, कि क्वांटिफायर्स जैसे कहने का मतलब सम, ऑल, ईच ऑफ, है ना। या फिर सम अदर्स मैंने बोला था। सम अदर्स कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे ईच, एवरी, होल। तो कुछ क्वांटिफायर्स को भी समझना पड़ता है। खैर मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसको बस एक रिवाइज के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। अभी हम लोग एक काम करेंगे और वो काम देखिए क्या है, understanding of subject verb agreement through various examples and its analysis। कि अभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अभी हम समझेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अभी हम लोग समझेंगे, और वो समझेंगे कैसे, नॉट बाय द रूल्स दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर एंड नॉट डायरेक्टली बाय द रूल्स दैट आई हैव अप्लाइड अर्लियर, but directly from the board in the class so that we can see each sentence and analysis it। कहने का मतलब ये है कि अभी हम लोग यहीं पे क्लासरूम में कुछ सेंटेंसेस को जो मैंने लिखा है वो दरअसल एग्जांपल्स है। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि थ्रू वेरियस एग्जांपल्स, तो वेरियस एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे ये कुछ सोच कर ये वाला वर्ड मैंने यूज किया है। वेरियस कहने का मतलब मैं यहाँ पे डिफरेंट भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे मोड भी लिख सकता था, कुछ भी, बट वेरियस कहने का मतलब ये हो जाता है कि
जैसे आप लोग टाइप समझते हैं ना कि टाइप 1 टाइप बी है ना, ये 4-5 तरह का टाइप होता है, इससे आप क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो वेरियस कहने का मतलब भी यहाँ पे वही चीज है कि क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जिस तरह से चेंजिंग है, जिस तरह से वेरिएशंस हैं, मैंने लगभग मैंने लगभग ही कोशिश किया है, मतलब लगभग मैंने कोशिश किया है कि उन सारों को यहाँ पे रखा जाए ताकि आप लोग इसको समझ सके। बस ये एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पे दरअसल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग के लिए थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक वर्ड ऐड किया है, इट्स एनालिसिस। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थ्रू वेरियस एग्जांपल्स की हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से हम लोग देखेंगे, लेकिन उस एग्जांपल का ना हम लोग एनालिसिस करेंगे। बिना एग्जांपल्स का एनालिसिस किए हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम लोग अभी ना समझें। I know that the class is going to be lengthy, but it doesn't mean that lengthy means that you are not getting the point. Exactly that what I am saying. This means that this is a workshop. मैंने कहा एक बार पहले भी है कभी कि इंग्लिश को, खासकर किसी भी सब्जेक्ट को आप चाहे तो, सब्जेक्ट को यदि इंटरेस्ट के तौर पे बनाकर, यदि वर्कशॉप के तौर पे बनाकर अगर आप उसको समझने लगेंगे तो उसका मीनिंग ही कुछ और हो जाता है, फिर वो अंडरस्टैंडिंग में एकदम चला आता है। इसलिए तो आजकल एक टर्म भी आप लोग सुन रहे हो, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मास्टर डिग्री करने वाले या फिर एमबीए या फिर बीटेक करने वाले डायरेक्ट जॉब ना लेकर पहले इंटर्नशिप में जाते हैं 3-4 महीने। इंटर्नशिप का मीनिंग क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, उसके यहाँ 3-4 महीने काम किए, बट वो सैलरी नहीं देता है। हाँ, थोड़ा बहुत रेम्युनरेशन दे देता है, मतलब 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कुछ नहीं मिल रहा है। उस इंटर्नशिप का आखिर फंक्शन क्या है? तो उस इंटर्नशिप का फंक्शन ये है कि आप उस कंपनी में काम कीजिएगा, आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कीजिएगा, जो कि आप दरमियान 3 साल या 4 साल में आप नहीं पा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे थियोरेटिकल चीज होती है। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो रहने का स्टाइल होता है, काम करने का स्टाइल होता है, उसके लिए इंटर्नशिप होना जरूरी होता है। तो इंटर्नशिप में क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स लोग गो थ्रू होता है। गो थ्रू कहने का मतलब क्या, एक एक चीज को जानता है, समझता है, और इंटर्नशिप के लास्ट में फिर उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आपने यहाँ से इंटर्नशिप किया है। और ही ऑर्गेनाइजेशन एक बार प्लेसमेंट भी ऑर्गेनाइज कराता है। अगर उसको लगता है कि एक मतलब ये कैंडिडेट मेरे लिए अच्छा है तो उसको रख भी लेता है, बाकी जिसको नहीं लगता वो अपना जा सकता है। हाँ, फायदा ये है कि अगर आप कहीं दूसरे कंपनी में जाइएगा तो अब आप कह सकते हैं कि मैं अब नया नहीं हूँ, मैंने इंटर्नशिप कर रखा है कहीं भी 3-4 महीने के लिए, तो एक वेटेज मिलता है। तो इंटर्नशिप का आखिर मोटो क्या हुआ? इंटर्नशिप का मोटो यही हुआ, एक बार गो थ्रू होना, उसके अंदर जाना, उसको चीज मतलब उन सारी चीजों को समझना प्रैक्टिकल वे में। सो प्रैक्टिकल वे में अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझेंगे, एंड द प्रैक्टिकल जो मेरा बनेगा टर्म वो इसी पे बनेगा, इट्स एनालिसिस। इसके एनालिसिस के थ्रू मतलब एग्जांपल्स पे हम लोग ना अभी एनालिसिस करेंगे, और यहीं से हमको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितने तरह, मतलब किस किस एंगल से पूछा जाता है, या फिर आपके अगर लैंग्वेज में बोले तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टू आस्क ओवर द क्वेश्चंस। और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक इट्स, एक ये भी होता है इट्स। ये इट्स का मतलब होता है इट इज, जो कि शॉर्ट फॉर्म है, जैसे इट इज अ बुक, इट इज अ पेन। और इस इट्स का मतलब होता है इसका। इसका मतलब जो बिलोंगिंग का केस है, मतलब एग्जाम्पल का एनालिसिस। जैसे होता है ना हिज बुक, एक होता है ना हिज बुक मतलब उसका बुक। उसी तरह से मान लीजिए कि बिल्ली का पूंछ, तो इट्स टेल मतलब कि इट्स किसके लिए आ गया है, बिल्ली के लिए आ गया है। तो यहाँ पर जो ये इट्स और ये इट्स है ना, यही ये आपको पढ़ना है कॉमन एरर में भी। तो कॉमन एरर में यही पढ़ना ऐसा नहीं है, मतलब कॉमन एरर इसी तरह से आप लोग को पूछ सकता है। तो यहाँ पर इट्स का मीनिंग क्या है, बिलोंगिंग वाला केस है। इट्स टेल मतलब कि इसका एनालिसिस। तो हम लोग अब एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड बी श्योर दैट ट्राई टू ग्रास्प ट्राई टू ग्रैस्प द थॉट दैट आई एम गोइंग टू पुट हियर। आप लोग थॉट को प्लीज ग्रैस्प कीजिएगा, क्योंकि सेंटेंसेस यहाँ पे भले ही काफी हैं, लेकिन अगर एक सेंटेंस का मीनिंग अगर आप समझ ले रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं उस तरह से अगर आप मतलब बिल्कुल आप देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो काफी सेंटेंसेस में फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ जाएगी, बस हल्का हल्का ध्यान देने का ही जरूरत पड़ जाएगा। वो देखते हैं कैसे। मेरे पास फर्स्ट सेंटेंस है, लॉन्ग अगो देर वॉज एन ओल्ड मैन, कि एक बहुत पहले की बात है कि एक बूढ़ा आदमी रहता था। होता था ना जी ऐसा कि एक बूढ़ा आदमी है, उसके 4 बेटे होते थे, है ना, सबको वो स्टिक दिया तोड़ने के लिए। तो चलो भाई ये कहानी है, बट मैंने वहां से एक सेंटेंस निकाला कि लॉन्ग अगो देर वॉज एन ओल्ड मैन रिसाइडिंग इन अ रिमोट विलेज, मतलब दूर कहीं गांव में एक ओल्ड मैन रहता था। तो भाई ये जो ओल्ड मैन है,
यही सब्जेक्ट है इसमें। क्योंकि को क्या लगता है कि सब्जेक्ट को ना स्टार्टिंग में होना बड़ा जरूरी है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हुआ ना सर, या फिर आई एम स्पीकिंग तो आई सब्जेक्ट हुआ ना। ऐसा नहीं है, मैंने कहा था कि द नेचर ऑफ सब्जेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड along with this one you have to also understand what is the exact placement of the subject। आखिर उसमें सब्जेक्ट है कहां पर, क्योंकि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के लिए। कभी नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसी में कुछ ऐसे भी नाउन है जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसी में नाउन कुछ ऐसे भी हैं जो रेस्ट पार्ट बनकर आएंगे, और हमको पकड़ में ही नहीं आ रहा है कि रियल सब्जेक्ट कौन सा है। तो हमको सब्जेक्ट पकड़ना है पहले कि आखिर सब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, या फिर कहां पर है, वो होना चाहिए क्या मतलब कहां पर वो सेंटेंस में है। तो पहले हम लोग वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अभी हम लोग सारा काम करेंगे। कहने का एनालिसिस करने का मतलब क्या, सब कुछ करेंगे एकदम पूरा, जितना हथियार है ना सबको अब यहाँ पर हम लगाएंगे हम। तो लॉन्ग अगो देयर वाज एन ओल्ड मैन रिसाइडिंग इन अ रिमोट विलेज, तो सर इसमें सब्जेक्ट यहाँ पर है और वो ओल्ड मैन सब्जेक्ट है। तो सर जब ये ओल्ड मैन सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर वाज ही होने वाला है, इज तो होने वाला है नहीं। क्यों नहीं सर, इज क्यों नहीं हो सकता, अरे इज भी हो सकता है, प्रेजेंट में रखेंगे तो इज हो जाएगा, पास्ट में रखेंगे तो वाज हो जाएगा। क्या यहाँ पर हैज नहीं होगा, एकदम हैज भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या, तो कहने का मतलब ये कि आप सब्जेक्ट का नेचर पकड़ रहे हैं ना कि एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो कुछ भी लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा, यहाँ पर जो कुछ भी लगेगा वो सिंगुलर ही लगेगा। क्योंकि जब मैंने क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा था कि आप लोग ये मत सोचिए कि वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, ता है, ती है, इस तरह से, ना 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 ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिर्फ इतना ही कहना है, जैसे ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। मैंने हालांकि आप लोग को बताया है, बट फिर भी देखिए जरूरी पड़ गया यहाँ पे बताने के लिए। ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। तो इसमें क्या होता है ना कि थर्ड पर्सन के साथ वर्ड मैच या इस लगता है, अभी सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना ही देखिए। ही मतलब क्या हुआ, एक या एक से ज्यादा, तो एक हुआ, एक जब रहता है तो वर्ब के साथ एस या एस लगता है, बस इतना ही तो याद रखना है। एक से अगर ज्यादा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर आता है वी, है ना, एक से ज्यादा रहेगा तो फिर यहाँ पर नहीं लगेगा। और जबकि आई और यू को माफ कर देते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छा से क्लास लिया हुआ पहले कि आई और यू को माफ कर देते हैं, वो सिंगुलर होते हुए भी वो प्लूरल के जैसा बिहेव करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में, चूंकि मैं जो क्लास ले रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर में, बहुत ही कम आपको एक्सेप्शन मैं दूंगा, और मैं इसके पास, और मैं इन सारी चीजों का ना एग्जैक्ट आपको जस्टिफिकेशन भी मैं दे दूंगा, ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि हाँ सर जो बता रहे हैं अब हमको उसको फॉलो करना है। बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी है इंग्लिश ग्रामर में, बहुत ही कम याद करना है, लेकिन हाँ जो मैं बता रहा हूँ प्लीज उसको ध्यान से समझ जाइए। थोड़ा सा एक्सेप्शन को याद करके चलिए, क्या फर्क पड़ जाता है अगर आप थोड़ा सा सिर्फ एक्सेप्शन को अगर याद कर लेते तो। क्यों, अगर 100 रूल अगर हम याद कर रहे हैं और उसके बदले में अगर हम 5-6 एक्सेप्शन को अगर हम याद कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एक्सेप्शन पे सिर्फ ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस में। हेयर इज द बुक यू आस्क्ड फॉर, बोलता है ना यार वो किताब थोड़ा ला दोगे, तो हाँ हाँ लो देखो वो जो तुम किताब बोल रहे थे ना, लो आ गया ये किताब। तो आस्क्ड फॉर क्या है, एक फ्रेज है कि हेयर इज द बुक यू आस्क्ड फॉर, ये तो फ्रेज है, बट फिर भी ये सब्जेक्ट नहीं है मेरा, ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। सब्जेक्ट मेरा कौन है, द बुक। कोई जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपका स्टार्टिंग में ही आए, वो बीच में भी आ सकता है, वो लास्ट में भी आ सकता है, और यही तो एक राइटर का कमाल होता है लिखने के पीछे। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, और खासकर तब तो ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है जब आप कोई मैगजीन्स या फिर कोई आप किताब लिख रहे हो। लेकिन आपको तो खैर अब ये नहीं जानना है, आपको जानना है एग्जामिनेशन के पर्पज से। तो एग्जामिनेशन के पर्पज इस तरह से ट्विस्ट करता है कि सब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में रहेगा। अगर यहाँ पर बुक्स हो जाता, अगर यहाँ पर बुक्स हो जाता तो फिर यहाँ पे मेरा क्या हो जाता, हेयर आर द बुक्स यू आस्क्ड फॉर। तो सब्जेक्ट कभी बीच में, कभी लास्ट में, कभी फर्स्ट में, कहीं भी आ सकता है। तो हम लोग को पहले सब्जेक्ट समझ मतलब पकड़ना है। जब सब्जेक्ट पकड़ा जाता है तो फिर हमको ये भी समझ में आ जाता है कि हेल्पिंग का कौन सा लगा, क्यों लगा, या फिर मेन वर्ब भी क्यों लगा, कैसे लगा। आगे देखते हैं हम लोग। द लिटिल बेबी एंड हर मदर वॉक इन द इवनिंग, छोटा सा जो बच्चा है और मम्मी है ना शाम को दोनों टहल रहे हैं। तो यहाँ पर ना एस क्यों नहीं लगा, वॉक्स, यहाँ पर एस क्यों नहीं लगा, आखिर एस यहाँ पर इसीलिए नहीं लगा है क्योंकि द लिटिल बेबी जो एक हुआ एंड हर मदर दो हुआ, ये दोनों मिलकर प्लूरल हो गया। तो जाहिर सी बात है कि मैंने क्या कहा,
एक रहेगा तो वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगता है। तो सिंपली क्या हो गया, द लिटिल बेबी एंड हर मदर वॉक इन द इवनिंग, हो गया ना ये। अब आते हैं अपने कुछ इस तरफ एग्जांपल्स पे। अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट इज देयर, मतलब कि वो जो शर्ट है वो एक ही शर्ट है, और वो कौन सा शर्ट है, तो वो शर्ट का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ये दो नहीं है, ये एक ही है, इसलिए एक के लिए यहाँ पर इज आया है, जो कि बड़ा इजी है ये। बट अब देखिए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट्स आर देयर, वहां पर दो शर्ट है दरअसल, एक ब्लैक भी है और एक व्हाइट भी है। ऐसे ही पकड़ेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए क्या करना होगा, जिनको ये चीज इजी लग रहा है वो तो जान रहे हैं, वो तो थोड़ी देर के लिए बोरिंग भी महसूस करेंगे, बट प्लीज पेशेंस रखिए, मैं जैसा बार बार बोलता भी हूँ। लेकिन जिनको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, या फिर सर अभी तो समझ में आ गया लेकिन इसके लिए कोई रूल, तो रूल के पीछे मत भागो, आंख से देखो ना सीधा कि इस ब्लैक के पहले जो ए लगा हुआ है और इस व्हाइट के पहले जो ए लगा हुआ है, तो हम लोग इसको हिंदी में कैसे बोल रहे हैं, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शर्ट, मतलब एक काला कुर्ता और एक उजला कुर्ता वहां है। मतलब एक काला कुर्ता एक उजला कुर्ता, मतलब दो हो गया। लेकिन ऊपर जरा देखिए तो, अ ब्लैक एंड व्हाइट, एक काला और उजला, मतलब उसी के बारे में कहा जा रहा है, एक कुर्ता है जो काला और उजला है, तो वो सिंगल है। तो सिंगुलर के लिए इज, और प्लूरल के, चूंकि यहाँ पे दो हो गया तो प्लूरल हो गया। तो देखिए यहाँ पे शर्ट्स भी तो लिखे हैं ना, क्यों आखिर हम यहाँ पे शर्ट लिखे हैं, शर्ट, क्योंकि ये एक ही है तो शर्ट, लेकिन यहाँ पर ये दो ठो है तो शर्ट्स हमको लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद आर देयर, आर क्यों लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो आर लगेगा। यही देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉम्बिनेशन है, कि पहले आपको सब्जेक्ट पकड़ना है, उसके साथ वर्ब पकड़ना है, और सब्जेक्ट को देखिए रिप्रेजेंट यहाँ पर हम शर्ट के थ्रू नहीं, हम शर्ट्स कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग को देखनी है। इनफैक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने का सबसे बेहतर तरीका यही है अभी आप लोग के लिए, कि मैं जितना एग्जांपल आपको बता रहा हूं ना, बस इसको ध्यान से देखते चले जाइए, खत्म है आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कम से कम आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से। स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर इन विंटर नाइट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, कि बीरबल ने क्या किया था, कि बीरबल का जो खिचड़ी था जो बन रहा था ना, कि बीरबल का खिचड़ी है कि ऊपर खिचड़ी और नीचे आग लगा दिया। तो भाई वो कहाँ से इंस्पायर हुआ, तो ये आपको पता ही होगा ये सब स्टोरी, के कोई था शायद पंडित, या बोला गया कि इस ठंडे पानी में रात भर रह जाओ, तो रात भर रह गया, और एक चांद जो रात को बस आ रहा था उसका लाइट, उसी को देखकर वो रात भर रह गया। खैर ठीक है, वो एक स्टोरी था, बट हम लोग ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं, और रो ठंडे पानी में रात भर खड़ा। सो स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर इन विंटर नाइट वाज नॉट अ गुड आइडिया। ये वाज आखिर किसके लिए आ रहा है, किस चीज के लिए वाज आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई तो सब्जेक्ट है ही। अब ये सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, क्या राजू था, राजू वाज स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर एंड इन सॉरी इन अ विंटर नाइट वाज नॉट अ गुड आइडिया, क्या वो राजू था, सोहन था, मोहन था, कौन था वो, अच्छा वो पंडित था, कौन था। सर इसमें सब्जेक्ट साफ दिख नहीं रहा है, स्टैंडिंग इन अ कोल्ड वाटर इन अ विंटर नाइट वाज नॉट अ गुड आइडिया, इसमें कहीं सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। सो सब्जेक्ट मेरा यही है, वो स्टैंडिंग, ये जेरंड बनकर आ रहा है। ये अगर आप लोग के चैप्टर में खैर है तो नहीं, बट फिर भी आप लोग को समझना है, आपके सिलेबस में जेरंड नहीं है लेकिन आप लोग को जानना है। जेरंड क्या होता है, तो जेरंड एक वो चीज है जो वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाकर बनाते हैं। जैसे वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वॉकिंग करना सुबह सुबह अच्छा हैबिट है। तो वॉकिंग करने का मतलब क्या, वो एक सब्जेक्ट के तौर पे लिया जा रहा है। जेरंड को कभी मैं बाद में निकाल लूंगा, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर पुअर इन द क्लास, सम स्टूडेंट्स आर पुअर इन द क्लास, इसमें ना प्लूरल मतलब कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो इसमें सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है। और स्टूडेंट्स देखिए जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो पहली अगर बार में देखिएगा, अगर पहली बार में, तो यहाँ पर खुद ही प्लूरल लगा हुआ है स्टूडेंट्स, बट इसके कारण ये प्लूरल नहीं हुआ स्टूडेंट, स्टूडेंट प्लूरल हुआ सम के कारण। सम मतलब कुछ, जाहिर सी बात है एक से ज्यादा, तो भाई स्टूडेंट को स्टूडेंट्स होना ही पड़ेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लग गया, ये आर, देखिए प्लूरल है तो आर। लेकिन अब जरा देखिए, सम मिल्क इज लेफ्ट इन द ग्लास, सर ये भी तो हुआ कुछ, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, तो फिर मिल्क्स क्यों नहीं कर ली, इसका कोई जवाब ही नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन है ना। सम मिल्क, पॉसिबिलिटी ही नहीं है जी कि सम वाटर्स सम मिल्क्स। तो इसका जब कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो इसका आंसर भी तलब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं
ये सम देखिए किस तरह से बिहेव करता है। ये सम कभी काउंटेबल के साथ भी आ जाता है, जिससे स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं। ये सम कभी नन काउंट के साथ भी आ सकता है, जैसे कि ये मिल्क नन काउंटेबल है, लाइट नन काउंटेबल है, या फिर एयर अनकाउंटेबल है। ये सारा का सारा नन काउंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सम मिल्क लिख कर भी हम यहाँ पर इज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये प्लूरल है, इसका प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर आर है। बट सम मिल्क आर लेफ्ट इन द ग्लास नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खुद ही प्लूरल कॉन्सेप्ट है। और इसके पीछे क्यों भी बोलने का कोई खास रीजन नहीं है, बस समझ आइए कि सम मिल्क इज लेफ्ट इन द ग्लास, सम मिल्क आर लेफ्ट इन द ग्लास। बोलने में कौन अच्छा लग रहा है, सम मिल्क आर लेफ्ट इन द ग्लास या फिर सम मिल्क इज लेफ्ट इन द ग्लास? तो ये भी कारण बनता है कि जो बोलने में अच्छा लगे अपने आप हो जाता है। वो एंट्री कर लीजिए अपने माइंड में। कभी अगर आप लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं किसी दो ऑप्शन के बीच में, थोड़ा देखिए कि पकड़ने का, यानी पढ़कर पकड़ने का कोशिश कीजिए कि बोलने में कौन अच्छा लग रहा है, क्योंकि अधिकतर रूल ऐसे ही चला आ रहा है। जो बोलने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना, उसी को मतलब निकाल दिया जाता है। सो सम मिल्क इज लेफ्ट इन द ग्लास, सम वाटर इज लेफ्ट इन द ग्लास। यहाँ पे मेरा मेन बताना बस इतना था कि सम काउंटेबल के साथ भी लगता है और सम नॉन काउंट के साथ भी लगता है। आगे, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये उन लोगों के लिए मैंने लिखा है जो अभी भी स्टूडेंट्स में एस देख करके प्लूरल समझते हैं, लेकिन ये एस प्लूरल नहीं है। वो लोग जो अभी भी वर्ड के लास्ट में एस देख करके प्लूरल समझते हैं, तो यहाँ पर क्या ये फिजिक्स ये प्लूरल हो गया? नहीं जी, ये सिंगुलर है। दिखने में ये सारा का सारा लग रहा है आपको प्लूरल, बट ये सारा का सारा प्लूरल ये है नहीं, ये खुद सिंगुलर है, ये एक नेमिंग है। फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे कभी आपको क्वेश्चन आएगा। तो इस बात को आप समझ जाइए कि जब किसी चीज का नाम, किसी सब्जेक्ट का नाम, जैसे फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, समझ रहे हैं ना, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, तो ये सारे जितने भी नाम है वो उसके लास्ट में लगा हुआ है, या फिर मैथमेटिक्स, उसको ये नहीं समझ लेना है कि वो प्लूरल है, वो सिंगुलर ही है और यहाँ पर इज लग गया। उसी तरह से गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। अब गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो एक नॉवेल है, जो आप लोग को पता होगा। एक जगह एक आदमी जो होता है वो जाता है और किसी मतलब समुद्र के किनारे वो खो जाता है कहीं नाव पर, और एक जगह जाकर जब लैंड करता है तो वहां पे सारे लोग ना इतना छोटा छोटा दिखते हैं, इतना छोटा छोटा ना, मतलब एक एक इंच का। और चूंकि वो एक एक इंच का जो वहां पर आदमी है, उसकी वो पॉपुलेशन है, उसका वो देश है, तो इसको क्या लगता है कि ये जो आदमी कहीं से ये राक्षस ही हम लोग को मारने आया है। तो वो आपको अब पता होगा, ये गुलिवर्स ट्रेवल्स बड़ा फेमस नॉवल है। ये अगर नॉवल नहीं भी पढ़े हैं तो इस तरह का स्टोरी आप लोग जानते हो या यूट्यूब पे देखे होंगे। सो गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग नॉवल। गुलिवर्स ट्रेवल्स, अब ये नहीं समझ लेना है कि ये प्लूरल है ना, दिस इज सिंगुलर, दिस इज अ सब्जेक्ट या फिर दिस इज अ पार्ट। ये कोई एक चीज है, एक स्टोरी है, एक नॉवल है, तो वो इज लगा है यहाँ पर। उसी तरीके से ये आप लोग को बस एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है, लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, सबसे पहले तो आपको ये पकड़ना है कि ये लिंग्विस्टिक्स, जिस तरह से फिजिक्स है ना, उसी तरह से ये लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है। और ये लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट क्या होता है? तो किसी लैंग्वेज का जब हम लोग साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जैसे जो साइंस का स्टडी करता है, जो साइंस पे रिसर्च करता है, वही ने जाकर मतलब उसी तरह के लोगों को हम लोग साइंटिस्ट कहते हैं। उसी तरीके से जो लोग लैंग्वेज पे रिसर्च करते हैं, जो लोग लैंग्वेज का साइंटिस्ट बनते हैं ना, उसको हम लोग लिंग्विस्ट कहते हैं। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट। और जो इसको पढ़ने के लिए जो सब्जेक्ट बनाया गया है, वो सब्जेक्ट क्या है? लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स पढ़कर ही लिंग्विस्ट बनते हैं। ठीक उसी तरह से साइंस पढ़कर ही लोग साइंटिस्ट बनते हैं ना, तो वही लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट है। और आप लोगों को ये लिंग्विस्टिक्स से रिश्ता नाता थोड़ा सा तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिंग्विस्टिक्स का कुछ हिस्सा दिया हुआ है प्रैक्टिकल वे में, और कुछ हिस्सा आपको इसलिए भी जानना है क्योंकि आपको वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू आपको यूज करना है। फिलहाल देखेंगे कि वो क्या है, बट फिलहाल हम लोग ये बस समझ रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट है, इसके साथ इजी लगेगा जैसा कि फिजिक्स है। दूसरा ये कि बस जान लीजिए कि लिंग्विस्टिक्स क्या होता है। तो लैंग्वेज का साइंटिफिक स्टडी लिंग्विस्टिक्स है, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोरियन हो, एक साइंटिफिक स्टडी होता है उसका। आगे आते हैं, एथेंस इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो ये एक जगह है। एथेंस देखने के बाद तो इन सारों का आपके पास प्रायर नॉलेज है, तभी आप समझ पाइएगा कि दरअसल ये सब दिखने में प्लूरल है बट ये है सिंगुलर ही। और प्रायर नॉलेज कहने का मतलब ये कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स तो आपके पास प्रायर नॉलेज है। गुलिवर्स ट्रेवल्स का तो आपके पास मतलब प्रायर नॉलेज है, लेकिन लिंग्विस्टिक्स से अगर पाला नहीं पड़ा हुआ, अगर नहीं सुने तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसे कुछ ही वर्ड्स हैं जो कि आप देख रहे हैं सामने, या फिर आप न्यूज़पेपर में भी देख लिए होंगे, तो बस इसको एक बार देख लेना है कहीं से, कहीं भी अगर आपके पास कॉमन एडेड इंग्लिश की किताब हो या कहीं भी आपको एक बार इंटरनेट पे देख लीजिएगा ना, एक बार दिमाग में सब घुस गया, समझ में आ गया। इसके पीछे का कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं होता है। तो अब हम इसको आगे देखने वाले हैं। देखिए, कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर के। बुक्स एंड मूवीज आर हिज फेवरेट एक्टिविटीज, और मैंने अगर फेवरेट नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, बुक्स एंड मूवीज आर हिज एक्टिविटीज। बुक्स पढ़ना, मूवीज देखना उसका एक्टिविटीज है। यहां पे आर क्यों लगा? क्योंकि ये दो टर्म है यहां पर, बुक्स और मूवीज। और यहां पर हीज क्यों लगा? यहां पर चाहेंगे तो हम हर भी लगा सकते हैं, सही है, ये भी लगा सकते हैं, कुछ भी, बस एक जनरल टर्म में हो जाता है, बुक्स एंड मूवीज आर हिज एक्टिविटीज। बट देखिए, लेकिन, बट कहने का मतलब क्या, लेकिन थोड़ा सा अब हम हटकर एक बात करने जा रहे हैं। अब हम स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कोई दो चीज नहीं है कि हम यहाँ पर एक अलग इसको माने एक अलग इसको माने तो ये प्लुरल हो गया, तो ना 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 ना, ये आप लोग को पता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जिस तरह से प्रैक्टिस एक वर्ड है, उसी तरीके से स्लो एंड स्टडी एक वर्ड है, ये कंबाइंड है। ये वो जो कछुआ को जो चाल है, जो कछुआ खरगोश की जो बात है कि खरगोश क्यों हार जाता है तेज चल कर भी, और कछुआ क्यों जीते जाता है धीरे होकर भी, बिकॉज कछुआ स्लो है लेकिन वो निरंतर है। निरंतर कहने का मतलब वो स्टडी, वो बनाए हुए अपना पेस, वो रुक नहीं रहा है। खरगोश तेज है, फास्ट चल रहा है, लेकिन वो स्टडी नहीं, वो निरंतर नहीं है, कहीं कहीं बीच में जाकर रुक जाता है, इसलिए उसको आलस आ जाता है या कुछ और भी हो जाता है। तो कहते हैं ना कि मतलब धीरे धीरे हो बट काम तो होता रहे, प्रोग्रेस तो होता रहे। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे। मेरा जो हम आपको बता रहे हैं वो सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पीछे जो एनालिसिस हम जो कर रहे हैं यहाँ पर सेंटेंसेस का, एनालिसिस के साथ साथ एक जनरल टर्म भी देने की आपको हम कोशिश कर रहे हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ है इसमें, लेकिन फिर भी मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं उसमें कुछ चीजें तो आपको बिल्कुल ग्रैस्प कर लेना है, जिस तरह से हम समझा रहे हैं। और कुछ चीज मतलब कुछ चीज ऐसा जो सिर्फ टारगेट हो जाना है, अरे यार ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, चलो ना, कहानी कुछ भी रहे, सर बता दिए, सुन ली है ना, याद हो गया, वो भी एक बात सही है। और ये भी एक है, स्लो एंड स्टडी है ना यार, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो इस तरह का कोई वर्ड आ जाएगा तो यहाँ पर सिंगुलर ही एस्पेक्ट लगेगा। और ऐसा ही लगभग पूछा भी जाता है इसी तरह का। आपसे ये नहीं पूछेगा कि बुक्स एंड मूवीज इज होगा या आर होगा, वो इसी तरह में आपको ट्रैप करेगा, इसी तरह से। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वॉइस। ये क्या है कि जल्दी सोना एंड अर्ली टू राइज, और जल्दी सुबह में जागना, मेक्स अ मैन, यही तो मेरा यहाँ पर वर्ब है कि हम यहाँ पर क्यों लगाएं वर्ब के साथ एस या ईएस, क्योंकि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये कोई दो कॉन्सेप्ट नहीं है कि रात को जल्दी सोना है और सुबह को जल्दी उठना, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये पूरा का पूरा एक ही कॉन्सेप्ट है ये, और इसीलिए यहाँ पे मेरा ये मेक के साथ एस या एस लगा। ये एक सिंगुलर टर्म है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये तो एक अलग बात है कि मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, बट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये सर एक ही, ये जो टर्म है ये सिर्फ एक ही कैसे है? तो ये एक इस तरह से है कि अगर आप यहां से देखिएगा तो नहीं दिखेगा, आप इसको बोलिए, कैसे किसी को समझाएगा कि देखो बाबू, तो ये जो तुम्हारा रात को जो 2 बजे सोना और सुबह में 10, 11, 12 बजे उठना है ना, ये आदत हटा दो। सुबह जल्दी उठने के लिए ना, जल्दी रात को सोइए, जल्दी सुबह उठिए, मतलब दिस इज अ हैबिट, इसको आप हैबिट बना लीजिए। और हैबिचुअल बातें अक्सर सिंगुलर ही होती है, चाहे वो स्लो एंड स्टडी हो, या फिर अर्ली टू बेज एंड अर्ली टू राइज हो, या फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हो, या फिर एक्शन स्पीक्स लॉर्डर देन वर्ड्स हो। एक्शन स्पीक्स लॉर्डर देन वर्ड्स कहने का मतलब क्या हुआ? एक्शन स्पीक्स, आपका काम बोलता है, चिल्ला चिल्ला कर, लॉर्डर मतलब चिल्ला चिल्ला कर, देन वर्ड्स, बोलने से कुछ नहीं होगा, आप काम करके दिखाइए। आप चुप रहिए एकदम बिल्कुल शांत, आप सिर्फ काम करके दिखाइए ना। बिल्कुल आप ऑफिस आइए, सुबह 9 से 5 ऐसे सब कोई आता है, लेकिन आने के साथ साथ आप जो काम करते हैं, कुछ लोग बकवास करते रहते हैं, कुछ लोग बात करते रहते हैं, कुछ लोग होते बोलते नहीं है, बस काम करते रहते हैं। लास्ट में, मंथ के लास्ट में या फिर साल के अंत में पता चलता है कि ये आदमी दरअसल काम कर रहा था, ये बोल नहीं रहा था, और वही काम उसका बहुत ज्यादा बोलता भी है। सो तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यहाँ पर एक चीज हम तो आपको बता दिए
कि दरअसल ये मेरा एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये मेक के साथ एस या यस लगा है। लेकिन एक चीज हम और बताना चाहते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी के बाद देखिए कॉमा है, वेल्दी के मतलब हेल्दी के बाद कॉमा, वेल्दी एंड वाइज। आप लोग को पता है ना ये कॉमा कब लगाते हैं, जब एक रहता है, फिर दो, तो फिर कॉमा, फिर तीन, तो कॉमा, फिर चार, तो लास्ट में हम लोग सीधा एंड लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉमा का सिर्फ काम यही नहीं होता है कि दो तीन चीज होता है ना तो कॉमा करके हम लोग उसको तोड़ते हैं। अब देखिए कॉमा का एक और काम है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब ये कॉमा क्या है, तो ये कॉमा दरअसल है ठहराव, एक पॉज। और ये आपको जो लॉजिक अभी हम बताने जा रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए ये लॉजिक, उसके बाद बताएंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कॉमा मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये कॉमा दरअसल इन सारों के लिए है, यहां से लेकर के यहां तक के लिए है ये कॉमा। और ये कॉमा कहने का मतलब एक ठहराव है, और वो ठहराव कैसे, तो हम इसको दरअसल हिंदी में अब हम बोलते हैं, जल्दी सोना और जल्दी जागना आदमी को अच्छा मतलब हेल्दी वेल्दी और उसको वाइज बनाता है। फिर से सुनिएगा मैं कैसे बोल रहा हूं, जल्दी सोना और जल्दी जागना आदमी को हेल्दी वेल्दी और वाइज बनाता है। और अब देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, जल्दी सोना और जल्दी जागना आदमी, देखिए तो मैं यहाँ पे रुक रहा हूं ना, जल्दी सोना और जल्दी जागना, रुक रहा हूं ना मैं थोड़ा देर, तब ना मैं बोल रहा हूँ आदमी को हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो एक कॉमा का मतलब ये भी होता है कि आप जिस चीज को बोल रहे हैं या फिर आप जिस चीज को लिख रहे हैं, आपके माइंड में एक ठहराव आता है, जैसे ठहराव आए आप कॉमा लगा दीजिए। ये आपका काम राइटिंग एस्पेक्ट में आने वाला है, जो आप लोग को ना कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग या फिर पैराग्राफ राइटिंग या फिर रेज्यूमे प्रिपरेशंस, जो आपको एक पढ़ना है, ये सेक्शन आप लोग को पढ़ना है सिलेबस में, ये वहीं पर काम आने वाला है। और वैसे तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो पूरा बता रहे हैं ना, इनफैक्ट दिस इज द रियलिटी, जो मैं अभी ये बात बोलने जा रहा हूँ ये रियलिटी है। आपका जितना भी इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सेंटर पॉइंट बनने वाला है। सेंटर पॉइंट इसलिए नहीं बनने वाला है क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये एक आपका सेक्शन है, सेंटर पॉइंट ये इसलिए बनने वाला है क्योंकि मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत चीजें मैं निकालने वाला हूं, मैं बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूं सिर्फ इसी की हेल्प से। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अब हम सेंटेंस के एग्जाम्पल्स के एनालिसिस के थ्रू हम लोग देखेंगे, और यही एनालिसिस देखिएगा हम लोग के लिए कितना सारा रास्ता खोल देगा पूरे इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए। इसलिए इस पे प्लीज काफी फोकस कीजिएगा जो मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो पहला तो वो जो कॉमा मैंने यहाँ पे बताया ये बताने की चीज नहीं है, लेकिन दूसरा वो यहाँ का कॉमा का मीनिंग क्या है, तो एक ठहराव, हल्का सा पॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज द एसेंस ऑफ लाइफ। सच बोलिए, है ना, अहिंसा के मार्ग पे रहिए, जो हमारे गांधी जी है ना, दिस इज द वेरी रियलिटी ऑफ महात्मा गांधी इज दैट महात्मा गांधी हैज रेड गीता। आपको पता है ना, सॉरी गीता ना, महात्मा गांधी हैज रेड गीता द होली स्क्रिप्चर। जो गीता जो हम लोग का जो पवित्र ग्रंथ है वो उन्होंने पढ़ा था पूरे अपने जो जेल में जो बताते हैं वो कहानी को, वो गीता पढ़ करके और अहिंसा अपनाए। बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं सर आप, इसमें क्या मतलब नया बात है, नया बात है ना जी। दरअसल गीता जो है ना वो पूरा देखिएगा ना तो हिंसा पे टिका हुआ है, गीता पूरा का पूरा हिंसा पे टिका हुआ है, क्योंकि वो गीता क्या है, एक तरह का दिया हुआ वो एसेंस है, वो एक तरह का दिया हुआ भगवान का एक वाणी है जो कि कंपलसरी था उस समय अर्जुन को सुनना। और अर्जुन वहां पर कौन है, कोई भी है, हम रहे या कोई भी रहे। और वो क्यों सुनाया जा रहा था, दो पर्पज से, एक तो लड़ाई करने के लिए क्योंकि वो अपना युद्ध विराम करना चाह रहा था, युद्ध करना ही नहीं चाह रहा था तो विराम क्या होगा, और दूसरा इसलिए ताकि एक नॉलेज सुन सके। तो गीता अगर देखिएगा ना तो सेंटर पॉइंट तो गीता का पूरा लड़ाई है, मतलब हिंसा ही है, लेकिन गांधी जी ने इसको क्या जबरदस्त यूज किया, पूरा का पूरा गीता पढ़ के और नॉन वायलेंस पे बोल रहे हैं। तो ये एक यूनिक चीज है उनके साथ। तो चलिए, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज द एसेंस ऑफ लाइफ। अब ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, सेम ही है ये। तो देखिए यहाँ पर ईज लगा है, आप तो देख रहे होंगे कि यहां से जो मैं यहाँ पर जितनी भी चीजें लिख रहा हूं इसको हटा करके, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बट, इसको हटा करके बट मतलब ये सारी चीजें, ये टोटल दिखने में दो बट है ये एक। ठीक उसी तरह से दाल रोटी, जो मैं कुछ दिन पहले बताया था आपको, दाल रोटी कोई अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हैं ये सब एक है। और ये कैसे समझ में आएगा सर, तो इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं है, इसके लिए बस यही है
या तो एग्जाम्पल्स आप मेरे से यहाँ देख लीजिए या फिर कभी आप पेपर में, मैगजीन्स में या कभी किताब में देख लीजिए, याद मत कीजिएगा प्लीज। याद इज नॉट एनी सॉल्यूशन, बस देख लीजिए, याद करिएगा। याद करने से आपका दिमाग एक ऐसे वे में कन्वर्ट हो जाएगा कि फिर आपकी सोचने की शक्ति आपकी खत्म हो जाएगी। याद कीजिए, वहीं तक याद कीजिए जहां तक पॉसिबिलिटी है, जहां तक पॉसिबल है, जहां तक कंपलसरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन मेरे इतने तारीख को ये याद करने की बात है, क्योंकि ये समझने की बात कर देंगे तो फिर मेरा एग्जाम ही छूट जाएगा। आगे देखते हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये सबसे यूनिक बन रहा है अभी इस पूरे में, ये यूनिक सेंटेंस है आपके लिए। यहाँ पे देखिए मैंने ये ना स्टार मार्क भी ये कर दिया है कुछ इस तरह से। सर इसमें ना स्लो एंड स्टडी दो था, तो देखिए सर ये दो हो करके भी ये एक है, तब ना यहाँ पे वर्ब के साथ ऐसे एस लगा। ये भी देखिए सर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये दो दिखने में था बट है ये एक ही। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस दिखने में दो लेकिन है एक ही, तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। सर तो टाइम एंड टाइड जब ये दोनों है दिखने में एक है, तो एक के लिए वर्ब में ऐसे यस लगाते हैं ना, तो ये क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ ये इसका आंसर नहीं है मेरे पास भी, क्योंकि ग्रामरियन ने ऐसे ही सेट किया है। तो ये बस एक याद कर लीजिए आप लोग कि टाइम एंड टाइड के साथ हमेशा यही होता है, मतलब प्लूरल वर्ब ही लगाया जाता है, उसको उसको हमेशा आप दो चीज मानकर चलिए टाइम एंड टाइड को। तो आपको ऐसे ट्रिक करेगा, हालांकि ये ट्रिक आपको कब करेगा, कब आपको ट्रैप करेगा इस क्वेश्चन में, इसका तो खैर अभी तक मेरे पास आइडिया नहीं है, मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि यदि आपके क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आ रहे हैं और इस तरह के अभी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो अभी ऐसा ही पूछेंगे, बट इस तरह का पूछते हुए उनको हो चुका है कुछ समय, 2-3 साल इस तरह का, तो अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे, एक स्टेज आगे, क्योंकि इसी लॉजिक पर वो आपको लाकर कंफ्यूज कर देंगे इसके थ्रू। समझिए स्टूडेंट कहां पे कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट दरअसल कंफ्यूज वहां नहीं होता है जब उसके सामने कोई नया चीज आता है, वो तो खैर अननोन है। स्टूडेंट दरअसल कंफ्यूज वहां पे हो जाता है उसी बेस पर थोड़ा सा डिफरेंट चीज पूछ जाना कि आंख से जो दिख रहा है ऐसा है, और वो जानता है क्वेश्चन सेटर की कैसे बच्चे को ट्रैप करना, और अक्सर इस तरह की चीजें कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में किया जाता है। अभी हालांकि आप लोग को नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आप लोग इसको जान ले तो बेहतर होगा। तो ये एक थोड़ा सा यूनिक चीज है। फिर आते हैं आगे, एवरीबडी इज अ बॉर्न जीनियस। एवरीबडी हमेशा सिंगुलर ही समझ कर चलिए। समवन इज नॉकिंग एट द डोर, अब यहाँ पर ईच क्यों हुआ, आर क्यों नहीं होगा? अरे यार समवन मतलब देख तो यहाँ से साफ दिख रहा है, और वैसे भी देखिए ना, कोई अगर आपका दरवाजा अगर खटखटा रहा है तो आप क्या बोलिएगा? ओए देख कोई दरवाजा वहां पे खटखटा रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो समवन इज नॉकिंग, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। मान लीजिए कि उस दरवाजे के पीछे अगर 4 आदमी भी है, क्योंकि हम देख तो नहीं ना रहे हैं कि दरवाजे के पीछे दरअसल कितना आदमी है जो खटखटा रहा है। अगर मेरे पास मतलब बहुत सारा ये लेंस वगैरह अगर घर में नहीं लगा हुआ है, तो क्योंकि अब हम नॉर्मल लोग के पास क्या है कि दरवाजा है, कोई खटखटा रहा हो सकता है उसके साथ 3-4 दोस्त हो या 3-4 आदमी हो, तो हम लोग घर में क्या बोलते हैं जनरली कि देख नहीं यार कोई दरवाजा खटखटा रहा है, खोल दो तो जरा। खोलते तो देखते 3-4 आदमी आया, तो क्या फिर हम अपने वाणी को शुद्ध करें कि हमको बोलना चाहिए था कि दरअसल 3-4 लोग दरवाजा खटखटा रहे थे, या फिर हमको यही बोल देना चाहिए था कोई दरवाजा खटखटा रहा है या फिर कुछ लोग दरवाजा खटखटा रहे होंगे, दोनों में से जो सही होगा वो हो जाएगा? दिस इज नॉट दैट, क्योंकि हम लोग नहीं जान रहे हैं इसलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये बात नहीं है। बात ये है कि हम लोग का ये हैबिट ही बोलने का कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो 4 हो, आवाज अगर आता है उधर से 4-5 का, तब तो हम बोलते हैं कि देख यार कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लग रहा है पीछे कुछ लोग हैं। तो जब हम लोग ये कहते हैं कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है और मेरे माइंड में अगर फोटो बन रहा है किसी एक ही आदमी का, तो ईज लगेगा। और अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि कुछ लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो सम पर्सन्स आर देयर नॉकिंग एट द, ये होता है सोचने का स्टाइल, ये होता है बोलने का स्टाइल। दरअसल चीजों को यहां से देखकर समझने की कोशिश कीजिएगा, हेल्प मिलेगा, लेकिन चीजों को यहां से देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा, हेल्प ही नहीं, एनालिसिस होकर रह जाएगा एकदम। और ये एनालिसिस एकदम निगेटिव वे में नहीं, एकदम पॉजिटिव वे में होगा, बहुत हेल्प मिलेगा इससे आपको। जैसे एवरी सैटरडे एंड संडे इज अ हॉलीडे, क्योंकि पहले क्या होता था ना कि एवरी संडे इज अ हॉलीडे, बट अब क्या हो गया है कि अब रूल आ गया कि हर एक सैटरडे और संडे को हॉलीडे होना, मतलब सप्ताह में 2 दिन। तो ये एवरी जो है सिर्फ सैटरडे के लिए ही नहीं है, एवरी यहाँ पर ये दोनों के लिए। तो वैसी चीजों को तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट को पहचानिए, द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, कि सब पहले तो क्या था कि सब्जेक्ट कहाँ पर है सेंटेंस में, बीच में, फर्स्ट में, लास्ट में। उसके बाद सब्जेक्ट को पहचानना है, सब्जेक्ट सिंगुलर की तरह है या प्लूरल की तरह है।
सिंगुलर प्लूरल तो आराम से पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिखते प्लूरल है, होते सिंगुलर है। ऐसा होता है, वही चीज हमको यहाँ पर समझना था। अभी हम और भी एग्जांपल्स देख रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स लिखे हैं, अब उन एग्जांपल्स को देखते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज क्लियर्ड IIT, कि मेरा जो दोस्त है उसमें से एक मेरा दोस्त उसने IIT क्रैक कर लिया, उसने IIT क्लियर कर लिया। तो यहाँ पर हैज क्यों लगा, यहाँ पर हैव क्यों नहीं लगा? तो हैव इसलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पर दिखने में फ्रेंड्स प्लूरल है। स्टूडेंट लोग यहीं पर दिक्कत कर देता है, जबकि मैंने आपको समझाया है सब्जेक्ट ये नहीं, सब्जेक्ट दरअसल ये है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त है उसमें से एक की बात कर रही है, और जो ये एक है उसी ने क्लियर किया है IIT। तो आखिर हम कॉमन स्टूडेंट लोग इसको क्यों नहीं पकड़ पाते ऐसी चीजों को? क्या सर हम इसको रट लें जिस तरह से किताब में दिया हुआ, या फिर जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं? जो लोग जान रहे होते खैर हम समझ रहे हैं। एक चीज और, जो लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर मतलब किसके साथ क्या लगेगा, हैज की हैव, उनको भी मैं बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखने के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है कि वो लोग जो जान रहे उसके पीछे का रीजन कुछ और हो, जानने का कारण ऐसे मतलब ऐसा करते करते वो लोग प्रैक्टिस हो चुके हैं, तो बस समझ गए कि क्या होगा यहाँ पर। लेकिन उन लोगों को भी मैं बोल रहा हूं सुनने के लिए जो लोग ये चीज जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का मैं एग्जैक्ट रीजन मैं आपको बता रहा हूं। एग्जैक्ट रीजन क्या है गलती होने का, और कैसे इसको सुधार लेंगे। क्योंकि सही चीज जानने का सिर्फ यही रीजन नहीं होता है कि हमको सही जान लेना है, गलत के पीछे का रीजन क्या, अगर आप ये पकड़ लीजिएगा सही अपने आप निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। हम यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर हैव लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो यहाँ पे फ्रेंड्स देख रहे हैं, प्लूरल देख रहे हैं यहाँ पर, इसलिए वहां पर ये हैव लगा रहे हैं। लेकिन जरा उन्हीं से आप पूछिएगा कुछ देर के लिए कि बाबू ये जो लिखा हुआ है ना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज क्लियर्ड IIT, इसको सिर्फ ना तुम हमको बता दो कैसे, इसका मतलब क्या हुआ। मतलब इसका ट्रांसलेशन मत करो ऐसे देख देख करके, तुम बस ये समझा दो क्या कहना चाह रहा है, तो कोई भी बता देगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज क्लियर्ड IIT, कोई मतलब बोल देगा कि मेरा जो दोस्त है ना वो मतलब निकाल लिया है IIT। अच्छा तो बाबू क्या वो सारा दोस्त IIT निकाल लिया है? ना ना, सारा नहीं, वन ऑफ माई नहीं, एक ठो, हाँ मेरे दोस्त में से एक ठो निकाला है सर। आ गया ना लाइन पर, एक ना निकाला बच्चा, तो हाँ एक निकाला है। एक निकाला सिंगुलर है, तो हाँ सिंगुलर है। तो आंख से प्लूरल नहीं देखना है, दिमाग से सिंगुलर देखना है। सिंगुलर हुआ, हैज लग गया, इसलिए हैव नहीं लगा है। अब ये प्लीज हमसे मत पूछ दीजिएगा कि सर यहाँ पर हैड क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पर हैड भी हो सकता है, वो फिर पास्ट, फिर वो टेंस का बात होने लगा ना, वो तो समझ रहे हैं ना आप लोग, वो फिर टेंस होने लगा, फिर यहाँ पर तो विल भी हो जाएगा, वो एक अलग ही लॉजिक है, और वो यहाँ पर अप्लाई नहीं है। आगे देखते हैं। मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव नॉट अटेंडेड द सेमिनार, कि मेरे जितने भी दोस्त थे, जो कि हम लोग सारे दोस्त को एक सेमिनार अटेंड करना था कॉलेज में, जो सेमिनार हो रहा है किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, कोई फॉरेन गेस्ट आए होंगे और वो सेमिनार कंडक्ट हो रहा था, तो मेरे काफी दोस्त नहीं अटेंड करने के लिए आए। मैं थोड़ा ना गलत एग्जाम्पल ला हूँ, फॉरेन वाला जब आता है तो काफी लोग आ जाता है अटेंड करने। हाँ ये एग्जाम्पल लेते हैं कि दरअसल मेरे कॉलेज में एक सेमिनार अटेंड होने वाला था, और वो कोई खास वो पर्सनालिटी है, जब वो सेमिनार अटेंड करता है तो बड़ा बोरिंग होता है, इसलिए कोई जाना नहीं चाहता है। तो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स हैव नॉट अटेंडेड द सेमिनार, कि मेरे बहुत सारे दोस्त सेमिनार को अटेंड नहीं किया। उसको बोलेगा कि अरे बाबू यहाँ पर हैव हुआ, तो यहाँ पर हैज क्यों नहीं हुआ? तो बोलेगा देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स है ना सर, इसीलिए यहाँ पर हैज हुआ, इसलिए यहाँ पर ये हैव हुआ है ना प्लूरल यहाँ पर, तो देखिए हैव हो गया है, सही भी है। अब यही सेंटेंस अगर उसको मिल जाए, और जो बच्चा ये देख रहा है फ्रेंड्स के कारण यहाँ पर हैव हुआ है, तो सही है ना जी। वो गलती से सही है, वो सही से सही नहीं है, क्योंकि वही लॉजिक क्या उसका यहाँ पर काम करेगा? नहीं करेगा। तो फिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो यही जो मैंने आपको बताया कि मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत सारे दोस्त थे उसमें से काफी है ना, बहुत सारे फ्रेंड्स ने सेमिनार अटेंड नहीं किया। तो मानी प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पर हैव होगा, यहाँ पर हैज नहीं होगा। वही बच्चा जो फ्रेंड्स को देख करके हैव लगाएगा यहाँ पर, वो गलती से यहाँ तो सही है, लेकिन वही बच्चा फ्रेंड्स को देखकर जो यहाँ पर हैव लगा देगा, वो गलती, वो खुद से सही होकर भी वो सही नहीं है। यही है डिफरेंस, ये चीज इसको समझिए। तो वो जो एक लॉजिक जो गलती से सही हो जा रहा है, ठीक है रखिए, कहा जाता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं, कम से कम ये जो आपको जो वाणी मिल रही है ना, प्लीज इसको आप ग्रैस्प कीजिए, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूं ना कि 95% यहाँ पर समझने की चीज है, 5% ही बस एक्सेप्शन है जो याद करने की चीज है, और ज्यादा कुछ नहीं है इंग्लिश ग्रामर में।
ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है आप लोग के लिए, ये मेरे लिए एग्जाम्पल लिखना जरूरी नहीं था, बट फिर भी मैंने ये लिखा क्योंकि मुझे याद आ गया था। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, माई वन फ्रेंड इज डॉक्टर, कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, या फिर माई फ्रेंड राजू इज डॉक्टर, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन एक बोलने का तरीका है, इंग्लिश ऐसे एक मतलब एक बोला जाता है ना कि इंग्लिश बोलने में वेटेज बढ़ता है या फिर, तो ये एक तरीका है इस तरह से बोलने का, अ फ्रेंड ऑफ माइन मतलब मेरा एक दोस्त है, तो ये एक तरीका है बोलने का। अगर आपको भी बोलना पड़े कि मेरा एक दोस्त है राजू, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज राजू एंड ही इज अ डॉक्टर, तो आप ये एक तरीका बोल सकते हैं। या फिर आप तो ऐसे सिंपली बोलते हैं राजू इज माय फ्रेंड एंड ही इज अ डॉक्टर, ये तो आप लोग बोलते ही हैं, बट ये भी एक तरीका है बोलने का। और इस तरह के बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज अ डॉक्टर, या फिर मान लेते हैं कि हम कोई दो दोस्त थे, कहीं पे हम दोनों बातचीत कर रहे हैं और हम दोनों क्या बोल रहे हैं उसको कि हमारा एक कॉमन फ्रेंड है वो डॉक्टर है, जो कि थर्ड पर्सन को हम बोल रहे हैं, तो फिर वहां पे ऐसे बोलेंगे अ फ्रेंड ऑफ आर्स, OURS, आर्स। आर्स कहने का मतलब क्या, हम लोगों का, जो मान लीजिए हम दोनों तीनों दोस्त हैं, हम दोनों तीनों अपने कहीं पड़ गए हैं और किसी मतलब दूसरे लोग से बातचीत कर रहे हैं, और बात करते करते में आ गया तो हम लोग भी बोल रहे हैं हाँ हाँ यार हम लोग का भी एक दोस्त है राजू, वो डॉक्टर बन गया है। उस समय पर्सनली मेरा एक एक की बात हो रही थी तो माइन, अब है कि हम लोग दोस्तों की बात हो रही तो आर्स, ये एक तरीका। आगे, ये मेरा भी थोड़ा मास्टर स्ट्रोक, इसको देखिएगा, दिस इज मास्टर स्ट्रोक, हम बोल तो दिए हैं ये वर्ड, लेकिन जो लोग जान रहा है शायद उन लोग के लिए मास्टर स्ट्रोक नहीं, क्योंकि इजी है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, क्या रीजन है कि इसके पीछे मतलब इस सेंटेंस में आर लगा है और इस सेंटेंस में इज लगा है, क्या रीजन है इसके पीछे? मैं 5 से 10 सेकंड के लिए मैं पॉज करूंगा और आप लोग जरा सोच कर देखिए कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, क्या रीजन है कि यहाँ पर आर लगा और क्या रीजन है कि यहाँ पर इज लगा है। मैं 5 से 10 सेकंड पॉज कर रहा हूं, आप लोग जरा सोच समझ कर देखिए। ठीक है, देखते हैं, फिर से वही बात बोलेंगे, इसको जरा हिंदी में बोल दीजिए। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, हाँ ये बात सही है कि कभी कभी हिंदी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हम सेंस पकड़ ही नहीं रहे, ये सारा का सेंस पकड़ा जाता है। तो जो मैं एक लॉजिक आप लोग को बता रहा हूँ ना कि किसी चीज मतलब इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो जरा सा आप उसको बोल करके एक बार समझ लीजिए। तो 95% केस में तो आप बोल कर समझ लेंगे, लेकिन 5% केस में ऐसा होता है कि जरा सा समझ ही नहीं पाते हैं कि वो चीज क्या है, इसलिए माइंड में भी हम लोग नहीं बोल पाते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहां पर काफी स्टूडेंट्स है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। एक चीज होता है ना बोलने का कि देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहां पर काफी स्टूडेंट्स है, तो इसको जरा उलट कर बोल दिए हम, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। और ये भी देखिए हम कितना अजीब चीज, अब हम यहाँ पर अजीब नहीं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गया अब यहाँ पर, देखिए वो क्या है इंटरेस्टिंग चीज। मैंने अभी कहा था देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि वहां पर काफी स्टूडेंट्स हैं, देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे जाओ ना वहां पर देखो ना, वहां पर सिर्फ स्टूडेंट का भीड़ है, मतलब हो सकता है कि कोई मतलब रैली में आए हो या फिर एग्जामिनेशन अभी छुट्टी हुआ हो तो पूरा एकदम भीड़ का भीड़ हो गया हो, तो क्या है देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो ये बोलने का तरीका है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारा चीज को बोलते हैं हम लोग। तो देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी बोल सकते हैं। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दरअसल इसमें आर किसके लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के लिए आएगा, और वो सब्जेक्ट कौन है, सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है पूरा सब्जेक्ट। और ये पूरा का पूरा कैसा मीनिंग दिखा रहा है, एक या एक से ज्यादा, तो सर एक से ज्यादा दिखा रहा है, काफी स्टूडेंट्स है, एक से ज्यादा दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आर हुआ है। इसी को उलट कर हम यहाँ पर बोल दिए हैं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, क्या दिक्कत है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, वहां पे काफी स्टूडेंट्स हैं। बट इसको देखिए अब, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, अब ये शायद आप लोग को पकड़ में आ रहा होगा। यहां पर बोला जा रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, कि वहां पर जो स्टूडेंट्स थी उन स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो 10 है, उन स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, तो 10 है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस द काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, होता है ना, द सम ऑफ 5 एंड 2 इज, द सम ऑफ 5 एंड 2 इज, ऐसा आप लोग मैथमेटिक्स में बचपन में जरूर आपको कहीं दिखा होगा ये वाला, द सम ऑफ
5 एंड 2 इज, है ना, कि 5 और 2 का जोड़ क्या होता है, तो 10 होता है। उस वक्त तो हम लोग इतना एनालिसिस नहीं करते हैं, तो बस सम मतलब जोड़ समझते, दोनों को जोड़ के लिख दिए। यहाँ पर एंड दिख रहा है, फिर भी हम यहाँ पर आर नहीं लिखते, क्योंकि उससे हमको इस सब चीज से उतना लेना देना होता नहीं है। बट अब समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर दरअसल 5 और 2 की बात नहीं हो रही है कि ये दो चीज और यहाँ पर आर लगा दें। यहाँ पर दरअसल बात हो रही है सम की, द सम। किस चीज का सम, तो द सम ऑफ 5 एंड 2, ये ऐसा माना जा रहा है। द सम ऑफ 5 एंड 2 इज 10। उसी तरीके से यहाँ पर है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10, मतलब कि स्टूडेंट का नंबरिंग कितना है, तो 10, यानी कि सम कि स्टूडेंट कितना है टोटल, तो यहाँ पर 10 है। अब देखिए जरा से वो चीज जो मैं इसके पीछे का चीज है, पीछे कहने का मतलब ये कि जो स्टूडेंट जो सोचकर गलती करते हैं। देखिए सर यहाँ पर स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, आर लगा दिए, सही हो गया ना। अब वही स्टूडेंट को बोलो, मतलब उसी कैंडिडेट को बोलो, देखो यहाँ भी स्टूडेंट्स है, लगा दो तुरंत से यार, पता नहीं चलने वाला है, आपको ऐसे पकड़ना ही पड़ेगा। अब आपको सेंटेंस पढ़, देखो यही तो होता है इंग्लिश ग्रामर को कितना आप ट्रिक से याद कीजिएगा, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, कितना करोगे यार। चलो कुछ हद तक सही है, मान लेते हैं, चूंकि एग्जाम कॉम्पिटेटिव इतना ही ज्यादा मतलब हो चुका है ना, मतलब कंपटीशन इतना ही ज्यादा कंपटीटिव हो चुका है कि हाँ मैं समझता हूँ कि चलो भाई याद भी अब करना पड़ता है समय के हिसाब से, या दिमाग के हिसाब से, या फिर पढ़ने और पढ़ाने के हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीटेक, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर आप बीटेक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको तो जरूर समझना चाहिए। सबसे कम मेहनत यहीं पर आप लोग को लगने वाला है, यहीं पर कहने का मतलब आपके इंग्लिश वाला पार्ट में। और जबकि यही सबसे ज्यादा आप लोग के लिए समस्या बनकर उभरा हुआ, जो कि मैं देखता भी आ रहा हूँ, इंग्लिश कमजोर हो जाना, इंग्लिश कमजोर हो जाना। जबकि मेरे हिसाब से क्या लग रहा है यार, जितना एनालिटिकल आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में हो जाते हैं, उसका तो मात्र 5% ही यहाँ पर इस पूरे इंग्लिश ग्रामर में लगाना है, ज्यादा लगाना ही नहीं है दोस्त। और वो भी जरा आप लोग देख लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब क्या आप ऐसे देख करके लगाइएगा, स्टूडेंट्स देख करके आर लगाइएगा, स्टूडेंट्स देख करके यहाँ पर आर चलेगा नहीं ना, ये ऐसे देख करके चलेगा, या पूरा का पूरा पढ़ करके चलेगा। तो ये जितना भी ये जो गड़बड़ गड़बड़ सब दिख रहा है ना, ये जितना भी सब आपको जिगजैग दिख रहा है ना, दिखने दीजिए, इट शुड बी। एक इंजीनियर का माइंड पता है ना कैसा होता है, एक इंजीनियर का माइंड ना ऐसा होता है कुछ। लो इसको सीधा करके अब दिखाओ, उससे भी जबरदस्त इंजीनियर का माइंड कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो जान रहा है कहां से किया है, तो एरो भी दे देता है वो, लो अब और फंस जाता है। अच्छा वो एरो भी दे दिया, कैसे कैसे वो चला था, अब उलझा कर दिखाओ, उलझागा तो फट 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 फट। इनफैक्ट इंजीनियर का माइंड ऐसा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। द हर्ड इज देयर। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम पकड़ेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो हर्ड ही है। वो हर्ड मतलब भीड़, झुंड, चाहे वो बकरियों का हो, चाहे वो भेड़ का हो, किसी का। देखो वो जो भेड़ का जो झुंड है ना, वहां पर कहां पर है भेड़ का झुंड, अरे देखो ना यार, द हर्ड इज देयर, देखो वहां पर है ना, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना, द हर्ड इज देयर। तो वो जो झुंड है, भले ही वो प्लूरल है, पर तो आप लोग जानते हैं ना कि प्लूरल है, लेकिन वो एक सिंगुलर की तरह बिहेव कर रहा है, जो आप लोग बचपन में पढ़े भी हैं कि सोल्जर लोग की ग्रुपिंग को हम लोग आर्मी कहते हैं। तो ये सब तो खैर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो द हर्ड इज देयर, तो यहाँ पर इसलिए इज लगा है क्योंकि ये सिंगुलर है ये। और इसको अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज अ हर्ड, देयर इज अ हर्ड, वहां देखिए हर्ड है एक। और ऐसे भी हम बोल रहे द हर्ड इज देयर, तो ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि ये इज किसके लिए है, तो देयर के लिए नहीं है, दरअसल ये इज सब्जेक्ट के लिए, हर्ड के लिए है। आगे आते हैं, ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट था, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। द jury was happy with his performance। ऐसा होता है, आप लोग कभी टीवी रियलिटी शो में देखे होंगे कि किसी ने आया परफॉर्मेंस दिया, चाहे वो परफॉर्मेंस सिंगिंग का हो या फिर डांसिंग का हो, और जूरी मतलब उसका है क्या कि वो सारे मेंबर लोग जो वहां पर बैठते हैं, 3-4 जो वो लोग मेंबर लोग रहते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो जूरी लोग सारे हैप्पी हो गए, हाँ यार क्या जबरदस्त इसने परफॉर्मेंस दिया है, तो जूरी वॉज हैप्पी। लेकिन अब जरा देखिएगा, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, कि किसी ने आकर परफॉर्मेंस दिया और वहां पे जितने भी जज लोग बैठे हुए हैं, जो वो जूरी हैं, 3-4 लोग या 4-5 लोग जो भी हों, कुछ का कहना है कि ये नहीं उतना अच्छा नहीं, हम नहीं कर सकते वोटिंग, कुछ का कहना नहीं सही है। कभी कभी तो इतना हो जाता है कि इसको सपोर्ट करने के लिए, उस परफॉर्मर को सपोर्ट करने के लिए आपस में लड़ाई भी हो जाती है कभी कभी।
लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं होती है उन जोड़ी के बीच में क्योंकि इनको सपोर्ट करना ना, लड़ाई इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उनकी सोच इनको उनकी सोच से टकरा जाती है, यानी वही जोड़ी लोग की सोच आपस में टकरा जाती है और फिर कभी ईगो के चक्कर में लड़ जाते हैं, कभी सोच के चक्कर में लड़ जाते हैं और कभी परफॉर्मेंस को मतलब क्या उसको कह सकते हैं सपोर्ट करने के भी चक्कर में लड़ जाते हैं। तो जब जोड़ी जब एक बनकर निकलता है, जब एक कॉन्सेप्ट हो जोड़ी का, जैसे यहाँ पर था कि जोड़ी लोग हैप्पी थे उनके उसके परफॉर्मेंस से, तो ये एक बनकर निकला नहीं ये सब्जेक्ट, तो सिंगुलर लगा हुआ। लेकिन जब वो लोग डिस्टर्ब हो गए तो अब वहां पर जोड़ी अब एक नहीं है, अब आपको दिखे मतलब वो जोड़ी तो रियली में होता है एक ही है, वो कमेटी का भी गठन एक ही होता है, लेकिन जो यहाँ पे जोड़ी जो आपस में लड़ गए हैं तब वहां पर एक की चीज नहीं निकल रहा, वहां पे दो तीन लोग जो आपस में लड़ गए वैसा कुछ सेंस आ रहा है। और वो कैसे आ रहा है, क्योंकि जो मैंने आपको सिचुएशन बताया कि वो लोग डिवाइड हो गए है ना, कि दो तीन लोग इसका पक्ष लेने लगे, दो तीन लोग नहीं लेने लगे, तो आपस में देखिए डिवाइड हो गए ना उस तरह से। तो अब यहाँ पे जोड़ी एक नहीं रह गया है, अब यहाँ पर डिवीजन हो गया, कहने का मतलब टूट गया उनका चीज, तो प्लूरल हो गया। वैसे भी समझिए ना कि सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप लोग समझते हैं सर पेन इज द सिंगुलर एंड पेन्स आर द प्लूरल, है ना, कि जब एक रहता है तो सिंगुलर होता है और जब एक से ज्यादा होता है तो फिर ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, चलो मैंने मान लिया कि जब एक है तो सिंगुलर और जब एक से ज्यादा है तो प्लूरल। तो अभी जब ये सिंगुलर है, अब इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे तो प्लूरल नहीं होगा, ये क्या हो गया सर, क्वेश्चन दो पार्ट में तोड़ेंगे तो प्लूरल होगा ही, तीन पार्ट में तोड़ दिए तो अब ये सब क्वेश्चन क्या, हमको अब ये नहीं समझ में आ रहा, दो पार्ट तीन पार्ट में टूटेगा तो प्लूरल होगा ही। तो क्वेश्चन दरअसल ये है कि अब आप अपनी सोच के लेवल को जरा सा उठाइए, सिर्फ ये मत समझिए कि दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज ये दोनों मिलकर के ये हो गया प्लूरल। अब आप ये भी समझिए कि दरअसल कोई भी चीज सिंगुलर ही होता है, उसको जबरदस्ती प्लूरल किया जाता है, इसको तोड़ देंगे दो पार्ट हो जाएगा। This is the body. This is the body of mind means the whole body of a person. This is the singular concept. बट जैसे ही अब हम इसको इस नजर से देखेंगे, हाथ पैर नाक कान, दिस इज द प्लूरल कॉन्सेप्ट, यानी कि दिस सिंगुलरिटी इज मेड अप ऑफ सो मैनी प्लूरल्स। ये जो पूरा का पूरा ये जो मेरा ये जो सिंगुलर कॉन्सेप्ट है ये पूरे के पूरे प्लूरल से मिलकर बना हुआ है। ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिंगुलर है अपने आप में ना जाने कितने ही प्लूरल रखे हुए हैं। तो क्या सारे प्लूरल से मिलकर हम सिंगुलर हुए हैं या फिर हम सिंगुलर ही हैं और प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं? तो ये तो खैर एक थॉट लेवल का प्रोसेस है, ये बाद में जाकर समझिएगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब अपना लॉजिक भी थोड़ा सा बदलिए, कि अब सिंगुलर का मतलब वही मत समझिए कि पेन तो पेन्स, इसलिए मिल्क का मिल्क्स नहीं हो सकता है। सिंगुलर जहां तक बच्चों के लिए वहीं तक, अब ये चीज हम जाके 1-2 क्लास के बच्चों को समझाएंगे, मैं ही गलत हूं उसके सामने, बट आप लोग को मैं समझा सकता हूं दिस होल यूनिवर्स इज सिंगुलर कॉन्सेप्ट। इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि देयर आर 9 प्लैनेट्स, की 9 प्लैनेट से देखिए प्लूरल कॉन्सेप्ट है, तो खैर वो एक लॉजिकल एक अलग बात है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग कि जो जो ज्यूरी है वो लोग आपस में लड़ गए या जो भी हो भिड़ गए, अब वो प्लूरल कॉन्सेप्ट बन गए, इसलिए यहाँ पर अब क्या लगा है ये वर्ड, और इसको हम लोग पढ़ते हैं वर्ड, वर्ड। इसको वेयर मत पढ़िएगा, वेयर पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब मत पढ़िएगा क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप लोग का जो एक सिलेबस है इंटोनेशन स्ट्रेस जो लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है वो प्रोनाउंसिएशन का भी पार्ट है, कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करना है, एकदम सही सही बोलना है। सही सही बोलने का मतलब क्या, सही सही बोलने का मतलब ये कि सर सी भी सी है और एस एच भी सी है और एस ई भी सी है, यही तो आपकी अब आपकी टेस्टिंग होगी। अब नहीं, ये दरअसल सी है, ये दरअसल शी है और ये भी सी है, समझे? तो सही तो हम लोग जान ना रहे हैं, आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, इसको भी आप सी ही बोल दे रहे हैं, इसको भी आप लोग सी ही बोल दे रहे हैं। और जब कभी आएंगे ना सामने आमने सामने तो देखिएगा हम आपको दिखाएंगे कैसे लोग बोल देता है ये। जो लोग अब समझ चुके हैं इस चीज को तो आप लोग प्लीज इसको सर्च आउट कीजिए। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा था जो कि मैं इससे मैं देखिए मैं आपको ना पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा अगर मैं हटता हूँ तो आप उसको डिस्टर्बेंस मत मानिएगा, क्योंकि मुझे याद आ जाता है और मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। जैसे मैंने ये अभी बताया, एक चीज और मैं ये बता रहा था कि द जूरी वॉज हैप्पी, द जूरी वर हैप्पी, तो समझ गए? तो ये मैं किस चीज का मैं कॉन्टेक्स्ट ले रहा था, मैं कॉन्टेक्स्ट ले रहा था एक रियलिटी शो का। तो रियलिटी शो को आप लोग को पता होना चाहिए टैलेंट हंट नाम होता है, टैलेंट हंट। ये चीज से आप लोग का रिश्ता होगा, टैलेंट हंट आप लोगों ने सुना ही होगा, टैलेंट हंट। टैलेंट हंट का मीनिंग क्या होता है? टैलेंट हंट मतलब सर जो वहां पर नया नया जो टैलेंट आता है, ठीक है जी। टैलेंट हंट का मतलब तो हंट मतलब तो होता है सर शिकार करना, तो टैलेंट हंट का मतलब क्या हो गया कि जितने भी लोग आए उसका शिकार करना। हंट का मतलब शिकार करना नहीं होता है,
बोलिएगा सर ये तो आप बड़ा अजीब चीज बोल रहे हैं, हंट का मतलब शिकार करना नहीं होता है। हाँ जी नहीं होता है। हंट का मतलब शिकार करना होता है थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, फिफ्थ क्लास के बच्चों तक, या फिर सेवन्थ क्लास तक, सेवन्थ के बाद नहीं। तो फिर सर हंट का मतलब क्या होता है? तो ढूंढना होता है, हंट का मतलब ढूंढना होता है, सर्च। सर हंट का मतलब ढूंढना, मतलब सर्चिंग की, सर्चिंग माई बुक्स मतलब हंटिंग माई कीज, हंटिंग माई बुक्स। अब वैसे थोड़े ना लॉजिक लगाएंगे, देखो लॉजिक कैसे लगता है। हंट का मतलब शिकार करना कि कैसे होता है बताते हैं। हंट का मतलब जो शिकार करना जो हो, सॉरी हंट का मतलब खोजना कैसे होता है। हंट मतलब जो शिकार करना होता है, तो क्या पहले के समय में जो राजा महाराजा लोग जो शिकार किया करते थे, जंगल में जाते थे, उनको शेर कहीं पर रहता था मिला हुआ और शिकार कर देते थे? नहीं, वो जंगल में जाते थे, शेरों को ढूंढते थे, हिरन को ढूंढते थे। शिकार करने का मतलब क्या हुआ? गए और उनके सामने को हिरन रख दिया, अगर ऐसे करके मार दिए, लो मैंने जो शिकार कर दिया, ये ऐसा नहीं। शिकार करने का एक मीनिंग था। मीनिंग क्या था? जो अभी भी वही मीनिंग है कि आप जब जाइएगा तो फिर आपको ढूंढना पड़ता है, देखते हैं ना, आपको खोजना पड़ता है। ढूंढते ढूंढते अब मिला है जाकर हमको वो शेर, और उसका शिकार करते थे। उसी तरीके से टैलेंट हंट जो शो है, वो ढूंढा जा रहा है वहां पे बहुत सारे टैलेंट्स का। देख रहे हो ना, वो सर्चिंग हुआ ना, वो टैलेंट का सर्चिंग, उसमें से जो क्रीमी निकल कर आया, दैट इज द टैलेंट। सो हंट मीन्स ढूंढना हुआ, सर्च। हंट मीन्स शिकार करना नहीं हुआ। शिकार करना सिर्फ फिफ्थ क्लास सेवन्थ क्लास तक के बच्चों के लिए, बट अब आप लोग बड़े हो चुके, आप लोग समझिए इसकी मीनिंग। यस, हंट मीन्स शिकार करना होता है, बट हंट का एग्जैक्ट सेंस क्या है? द सेंस ऑफ द मीनिंग इज सर्चिंग आउट, ढूंढना। तो यहीं से मुझे वो ध्यान आया था टैलेंट हंट का। आगे देखते हैं। पीपल लव टू कंप्लेन अबाउट अदर्स। लोगों को ना दूसरों की बुराई करनी बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे लव जो है ना, ये यहाँ पर एस आई एस क्यों नहीं लगा? तो इसीलिए नहीं लगेगा सर क्योंकि ये प्लूरल है, ये सब्जेक्ट तो प्लूरल है भाई, तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगता है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है ये। बट अब देखिए, द डेटा रिलेटेड टू दिस सर्वे, द डेटा रिलेटेड टू दिस सर्वे आर नॉट एनफ। ये आर किसके लिए आया है? ये आर क्या सर्वे के लिए आया है? ना। ये आर किसके लिए आया है? तो डेटा के लिए आया है, कि इस सर्वे में जितनी भी डेटा लाया गया कलेक्ट करके, उससे मेरा काम होने वाला नहीं है, जाओ और डाटा लेकर के आओ। तो डाटा डाटा जो लोग बोलते हैं, अब आप लोग जान जाइए कि अब डाटा नहीं कहा जाता है, अब डेटा कहा जाता है। और डेटा दरअसल कोई सिंगुलर वर्ड नहीं है, ये प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल है तो आर ही होगा। तो सर इसका सिंगुलर क्या होता है? तो ये आ सकता है आपके एक नंबर के क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में। इसका सिंगुलर होता है डेटम, DATUM, डेटम। डेटम इज सिंगुलर, डेटा इज प्लूरल। तो देख रहे हो ना, आजकल तो बहुत लोग डेटा डेटा बोलने भी लगा है। 4-5 साल पहले तक हम देख रहे थे डाटा डाटा के चक्कर में सब बोल रहा था। अब इंग्लिश का लेवल सही में अब थोड़ा थोड़ा सुधार रहा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ना अब ग्लोकल लैंग्वेज हो गया है। अब देखिए, फिर मैं अब आप लोग के साथ खेल रहा हूं। ग्लोकल कहने का मतलब क्या? ग्लोकल कहने का मतलब हुआ ग्लोबल प्लस लोकल। तो देखिए, ग्लो मैंने दो ठो यहां से पकड़ लिया और सीएल मैंने यहां से पकड़ लिया, तो देखिए हो ना गया ये ग्लोकल। कहने का मतलब क्या कि इंग्लिश पहले ग्लोबल लैंग्वेज, पूरी दुनिया में लोग, है ना, धीरे धीरे ये फैल रहा है। लोकल नहीं होती थी पहले। हमारे आसपास की गलियों में पहले लोग इंग्लिश, कोई बोलता तो बात इंग्लिश बोलता है ये, बट अब धीरे धीरे ये लोकल वे में भी अब आ गया है। पहले ग्लोबल था, अब ये लोकल भी हो गया है ये इंग्लिश। अब इंडिया में जितने लोग इंग्लिश बोल लेते हैं ना, हम मतलब ये समझ लीजिए कि आप स्टूडेंट्स लोग जितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, अभी भी कोरियन या जापानीज लोग उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं। तो आप एक ब्रिटेन या अमेरिकन के सामने आप लोग फील कर सकते हैं कुछ देर के लिए, हमको इंग्लिश नहीं आता नहीं आता, बट आपसे भी कमजोर है। थाईलैंड के लोग, जापान को लोग, कोरिया चाहे साउथ हो या फिर नॉर्थ हो, वो लोग आपसे भी कमजोर है। तो मैं जैसे ये ग्लोकल जो मैं बता रहा था, इस ग्लोकल के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश आज ग्लोबल लैंग्वेज भी है और इंग्लिश आज लोकल लैंग्वेज भी है। तो इंग्लिश दरअसल ऊपर से उठकर ये बहुत नीचे आ गया अभी। अब ये आसपास में हर जगह मिल रहा है। और ये जो मैंने इस तरह से यहाँ पे ग्लोकल ये बनाया है ना, ये कोई नई बात नहीं है। जो लोग जान रहे वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जान रहे तो ऐसा समझिए ये तो नया चीज है। अगर ये नया चीज है तो आप जान लीजिए आपके सिलेबस में ये पढ़ना भी है, जो कि आपका मॉड्यूल 1 में है। मतलब मॉड्यूल 1 में है, उसका नामिंग उसका नेमिंग क्या मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ ये जरूर है, वर्किंग ऑन दी वर्ड्स। हाँ,
वर्ड्स, हाउ टू फॉर्म अ वर्ड, इस तरह की चीजें वहां पर है। यानी कि वर्ड पावर जो हम लोग बढ़ाते हैं ना, वो आपका एकदम स्टार्टिंग मॉड्यूल 1 में ही है वो चीज। तो ये आपका वर्ड फॉर्मेशन हुआ, ऐसे ही वर्ड बनता है। तो कुछ इस तरह की चीजों को जान लीजिए, आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि वर्ड भी कैसे बनता है। तो खैर ये तो हम बाद में बताएंगे। तो फिलहाल जो भी हम बता रहे हैं ये सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस में आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल ये जिगजैग दिख रहा है, लग रहा है जैसे कोई बच्चा आया है इस पर और इस तरह से करके सब भाग गया है। बट एक पढ़ा लिखा हुआ बच्चा का ना कॉपी हमेशा गंदा रहता है, ऐसा हमारे सर कहते थे। बाकी देखते हैं आप लोग के सर क्या। देखिए, तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट में मैंने कुछ और भी लिखे हैं। जो मैंने आपको कहा था द नेचर ऑफ सब्जेक्ट, कि हम लोग सब्जेक्ट के नेचर को समझेंगे और कुछ वेरियस वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग एनालिसिस करेंगे सेंटेंसेस का और समझेंगे। तो लगभग हम लोग एनालिसिस वाला खत्म कर चुके हैं, बस थोड़ा सा है जो देख लेते हैं। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर इस क्यों लगा? देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पर आर क्यों लगा? जिस बच्चे को अब लग रहा है कि बोरिंग है, तो मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ, जिस बच्चे को अब लग रहा है कि ये बोरिंग है, तो हम खुश हुए अब हम जा करके कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, कि हाँ मतलब समझ गए हो तुम लोग कि ये आर इसलिए लगा है क्योंकि सर ये बुक्स है, और इज इसलिए लगा है क्योंकि ये एक बुक है। हाँ गुड, थैंक यू। और उसके बाद फिर सर इसमें सब्जेक्ट ये यहाँ नहीं, इसमें सब्जेक्ट इधर है ना। थैंक यू। तो हमको समझ में आ गया कि लगभग एनालिसिस आप लोग समझ गए। अब एक दूसरे फॉर्म पर आते हैं, क्योंकि मैंने कहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए हम लोग कुछ चीजों को देखते हैं। कुछ चीजों में नेचर ऑफ सब्जेक्ट था, कुछ चीजों में कमांड ओवर हेल्पिंग वर्ब भी था, कुछ चीजों में मॉडल्स भी था, उसके बाद कुछ चीजों में विशिंग वर्ब्स भी था। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि कमांड ओवर हेल्पिंग वर्ब कहने से मेरा क्या रिलेट है, आखिर हम क्या कहना चाहते हैं कमांड ओवर हेल्पिंग वर्ब्स। तो मेरा देखिए टॉपिक ही मेरा क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्री, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ तालमेल होना और वर्ब का सब्जेक्ट के साथ तालमेल होना। मतलब इसी दोनों को समझना है ना बढ़िया से, इसी दोनों को बढ़िया से समझ लेना है और इन दोनों के रिलेशन में ही समझ लेना है। तो वर्ब दो ही तरह का तो होता है, एक मेन वर्ब जैसे कि प्ले प्लेड प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड, है ना, V1 V2 V3। और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, देखिए इज एम आर हैज हैव शैल विल, ये सारा। और एक चीज और आप लोग जानिए कि सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, हाँ सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही सिर्फ होता है, मेन वर्ब नहीं होता है। जैसे यहां देखिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही है, मेन वर्ब नहीं है। तो उस केस में यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहला जाता है, उस केस में यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब कहला जाता है। तो जो बच्चे बोर्ड हो गए थे इसको देख करके, तो हमको लग रहा है कब चलो यार कहीं ना कहीं मेरा सार्थक हो यहाँ पे लिखना, नहीं तो हमको एक और लिखना पड़ता है। हाँ, तो देखिए कमांड ओवर हेल्पिंग वर्ब कहने का क्या मेरा मीनिंग है कि आप अब आप लोग ये चीज जान लीजिए कि भाई इज एम आर ये सब प्रेजेंट है, चाहे हैज हैव भी प्रेजेंट है, ये सब आप लोग जान लीजिए कि ये सब प्रेजेंट टेंस का हिस्सा है। फिर ये भी जानिए कि इज एम आर दरअसल ये इज सिंगुलर के लिए आता है, आर प्लूरल के लिए आता है और एम तो सिर्फ आई के साथ आता है। हैज हैव प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ एक चीज और मैंने आपको बताया था कि हैज हैव हैड जहां दिख जाए समझ जाइएगा कि वो परफेक्ट है, क्योंकि उसके साथ V3 ही होता है, नहीं तो फिर सीधा नाउन होता है। तो आप लोग ना हेल्पिंग वर्ड पे अपना कमांड कीजिए कि वाज वर्ड पास्ट भी है और वाज वर्ड इन टर्म्स ऑफ कि ये वाज सिंगुलर के साथ लगता है और वर्ड प्लूरल के साथ लगता है। और ये भी समझिए कि वाज वर्ड तो पास्ट है ही, लेकिन वाज वर्ड अधिकतर कंटिन्यूअस के साथ निकलता है। जैसे ही वाज प्लेइंग, शी वाज प्लेइंग, दे वर गोइंग। तो हैड भी तो पास्ट है, वाज वर्ड अगर पास्ट है तो हैड भी पास्ट है, लेकिन हैड दरअसल आईएनजी के साथ नहीं निकलता है। और अगर हैड को अगर आईएनजी के साथ निकालना हो तो हैड बीन होता है, ही हैड बीन सिंगिंग। तो इसका भी आप मतलब टेंस पे आप कमांड रखिए इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ड। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इज एम आर शैल विल हैड वर, सब कुछ है ना इन टर्म्स ऑफ अकॉर्डिंग टू टेंस। तो टेंस पे आप कमांड कीजिए, और टेंस पे कमांड किस तरह से करना है, तो हेल्पिंग वर्ब की तरह से करना है कि हेल्पिंग वर्ब उसमें कौन कौन से आते हैं, कहां कहां पे आते हैं, और उसके साथ V1 V2 3 का क्या खेल है। और अगर कभी आप बोलिएगा ना टेंस का क्लास लेने के लिए, तो एक बार हम फिर से ले सकते हैं कि रियली में टेंस जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग वाला ही क्लास है। अंडरस्टैंडिंग वाला ये कि मतलब 5% उसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, बस वो क्लियर हो गया 95% ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है ये 95% मतलब अंडरस्टैंडिंग है ये, और 5% ही बस एक्सेप्शन है जो कि याद वगैरह करना होता है। मेरा बस चले तो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही बेस मान करके पूरा टेंस निकाल दे, हम
नंबर निकाल दे, सिंगुलर प्लूरल टर्म निकाल दे, मॉडल सब कुछ निकाल दे। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये सेंटर पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि इसके साथ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। फिर भी अभी हटाते हैं इसको हम। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या, तो पहला हम लोग देखे थे कि सब्जेक्ट के नेचर को समझते हैं। सब्जेक्ट के नेचर को समझने का मीनिंग क्या था कि सब्जेक्ट उस सेंटेंस में कहाँ पे है, और क्या था उसका मतलब, और उसका मतलब ये है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। कभी कभी सिंगुलर सिंगुलर की तरह दिखता है, कभी कभी प्लूरल प्लूरल की तरह तो दिखता ही नहीं, हमेशा सिंगुलर सिंगुलर की तरह दिखता है, प्लूरल प्लूरल की तरह दिखता है। लेकिन कभी कभी सिंगुलर की तरह दिखने वाला प्लूरल हो जाता है, कभी कभी प्लूरल के दिखने वाला सिंगुलर हो जाता है। और कभी कभी सिर्फ जो दिखता है वही नहीं होता, पूरा का पूरा हमको पढ़ के समझना पड़ता है कि ये सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है। ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने समझा। लेकिन अब दूसरा चीज क्या है कि कमांड ओवर हेल्पिंग वर्ब पे कमांड रखिए। और उसमें से भी मैंने आपको कहा था कि हैज हैव हैड कहीं दिखे समझ जाइए कि या तो वो V3 अपने साथ लेकर आएगा, और नहीं तो अपने साथ फिर वो नाउन लेकर आएगा। यही दो कहानी ही है, और 95% ये कहानी है कि हैज हैव हैड कहीं भी आपको दिखे वो V3 ही लेकर आएगा। कैसे, तो देखिए ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, तो देखिए हैज हैव हैड आया ना, V3 आया ना। दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, देखिए फिर हैज हैव हैड आया ना, V3 आया ना। यहाँ पे कुछ और भी अगर आप लिख सकते हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट, है ना, दे हैव नोन वन अनदर, तो नोन क्या हुआ, नो न्यू नोन हुआ ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहीं भी देखिए शी हैड स्पोकन, देखिए ये भी मेरा क्या हुआ, V3। तो हैज हैव हैड कहीं भी दिखेगा अपने साथ V3 ही लाएगा, इसके अलावा कुछ ला ही नहीं सकता है वो। यही रियलिटी है हैज हैव हैड की। हाँ, अगर कुछ आता है थोड़ा सा तो वो नाउन आता है। कैसे आता है, आई हैव अ बुक, बोलेगा सर इसमें आप तो बताए थे सर हैज हैव हैड V3 लाता है, इसमें कहाँ है सर V3 दिखाइए तो। अरे इसमें वर्ब भी नहीं है तो इसमें V3 कहाँ से आ जाएगा, इसमें जब वर्ब है ही नहीं तो वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 आएगा कहाँ से। ये तो मेरा नाउन है, आई हैव अ बुक, देखिए बुक क्या है, मेरा नाउन है ना। और नाउन ही के पहले ना आर्टिकल लगता है ए यानी या फिर द। फिर देखिए शी हैज अ लॉट ऑफ पेन्स, है ना, यहाँ पे भी तो मेरा कोई वर्ब नहीं है, तो मैंने क्या कहा कि हैज हैव हैड आपके साथ V3 लाएगा, नहीं तो नाउन आएगा। और इस तरह से तो क्वेश्चन खैर पूछता नहीं है हैज हैव हैड को पकड़ करके, क्वेश्चन आपको ऐसे ही चकराता है वो। इसमें चक्कर भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे इतना समझाने का, मेरे इतना लंबा होने का अगर आपको ये फायदा नहीं हुआ तो फिर समझिए मेरा फिर कोई फायदा नहीं हुआ आप लोगों को। क्योंकि फिर क्या इस पे रिसर्च करना, सर ने जब दिखा दिया कि हैज हैव हैड है तो उधर V3 ही आएगा या फिर नाउन ही बनेगा, तो समझ जाइए कि वही है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात को एकदम पूरा मान लीजिए, आप अपनी कसौटी पे पढ़कर देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर उठा लीजिए, मैगजीन्स उठा लीजिए, बुक्स उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, देखिए कि हैज हैव हैड कहीं भी सेंटेंस में आया है तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसी सेंटेंस में उस हैज हैव हैड के लिए क्या V3 है कि नहीं है, और अगर V3 नहीं है तो फिर क्या है, नाउन ही रहेगा। तो फिर देखिए शी हैज अ लॉट ऑफ पेन्स, देखिए पेन्स है ना मेरा नाउन, इसी के लिए ना आया है ये। फिर देखिए ही हैड 2 बिल्डिंग्स, कि उसके पास 2 बिल्डिंग हुआ करता था, आज वो गरीब हो गया है। तो देखिए ये जो मेरा हैड है इसके साथ क्या है, बिल्डिंग्स नाउन ही है ना ये मेरा। बट हम ये बोलेंगे ही हैड बिल्ट 2 बिल्डिंग्स, कि उसने 2 बिल्डिंग बनाया। तो देखिए ये बिल्ट मेरा V3 हो गया ना ये। अब आप बोलिएगा सर तो फिर यहाँ पे मेरा नाउन भी है ना यार, वहां पे नाउन थोड़ी है। मेरा मेन फोकस ये सब जा रहा है कि ही हैज स्पोकन द ट्रूथ, है ना, मेरा फोकस ये सब जा रहा है कि अब उधर छोड़ी ना, उधर है तो है, अब उधर ये तो हम नहीं कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगाकर उसी में कर दिए हैं। हाँ, तो ये क्रिएटिविटी आपको रखना है, क्यों, क्योंकि यही क्रिएटिविटी फिर आप लोग के लिए मैटर कर जा रहा है। आप लोग को एक और चीज पढ़ना है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश सिलेबस में आपको मैंने देखा इंग्लिश ग्रामर और साथ में एक टेक्निकल राइटिंग भी है। सो टेक्निकल राइटिंग क्या है, टेक्निकल राइटिंग क्रिएटिव है टोटली। the exact knowledge मतलब the exact knowledge of how to prepare a document with the creativity होना ही पड़ेगा आपको। तो खैर हटाते हैं अभी हम उसको। तो कमांड ओवर हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हमको कैसे कैसे ध्यान रखना है, तो द नेचर ऑफ सब्जेक्ट के थ्रू कमांड ओवर हेल्पिंग वर्ब भी आप समझ गए। और आप ये भी समझिए कि मॉडल्स पे भी आपका कमांड होना चाहिए। मॉडल्स मतलब क्या, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये सब ध्यान आ रहा है ना। मैंने कहा था मॉडल्स की क्वालिटी ये है कि वो मल्टीफेसेटेड है, कि उसका बहुत सारा चेहरा है। जैसे इज एम आर का बहुत सारा चेहरा नहीं है, इज एम आर सब जान रहा है ये प्रेजेंट में ही आने वाला है, ये कभी भी पास्ट में नहीं आने वाला, सब जान रहा है इस बात को कि इज एम आर प्रेजेंट में ही आने वाला है। लेकिन मॉडल्स के साथ ऐसा नहीं है, कुड प्रेजेंट भी हो जाता है, पास्ट भी हो जाता है, फ्यूचर भी हो जाता है। माइट पास्ट भी है एक तरह से, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है। उसके बाद फिर देखिएगा मस्ट हर जगह पहुंच जाता है।
हम ये नहीं कर रहे हैं कि मस्ट पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी, बट हम ये कहना चाह रहे हैं कि मस्ट को पास्ट में भी मस्ट ही लिखेंगे, प्रेजेंट में भी मस्ट ही लिखेंगे और फ्यूचर में भी मस्ट ही लिखेंगे। ये चेंजिंग कैसे होगा वो तो खैर अब मैंने आप लोग को मॉडल्स में बता दिया है, लेकिन आप बताइए मुझे इज एम आर को आखिर हम पास्ट में कैसे यूज करेंगे, फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। थोड़ा देर के लिए थोड़ा थोड़ा सा होता है, जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, वो एक अलग बात है। और वर्ड क्या है, तो ये वर्ड मेरा क्या है, तो ये मेरा वर्ड है पास्ट। इसको हम फ्यूचर में कैसे यूज करेंगे। लेकिन मॉडल्स के बारे में मैंने क्या कहा था कि मॉडल्स कुछ और नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब भी है, इसी की तरह मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि मॉडल्स का कुछ परफॉर्मेंस ही अलग है, वो एक तरह का नहीं है, वो मल्टी परफॉर्मर है। वो जो मैंने पूरा का पूरा स्पेशली आपको मॉडल चैप्टर में बताया, आप मॉडल चैप्टर देखिएगा जाकर के। तो मॉडल्स के साथ क्या खास बात है कि हमेशा V1 ही आएगा, हमेशा मॉडल्स के साथ हमेशा V1 आएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो भी हो, नीड टू, हैड, बेटर, जो भी हो, मॉडल्स के साथ हमेशा V1 आएगा। बट इसके साथ क्या हमेशा V1 आता है, कभी वर्ब के साथ ing लग जाता है, कभी वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है, वर्ब का वन फॉर्म तो होता ही है, कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। बट मॉडल्स में ऐसा नहीं है जी ना, मॉडल्स हमेशा अपने साथ V1 ही लाएगा। उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, ये विशिंग वर्ब्स। ये विशिंग वर्ब्स क्या है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है विशिंग वर्ब्स। विशिंग वर्ब्स मतलब ये कि जैसे मैं इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ, मैंने गलत मिटा दिया, मुझे वो मिटा देना चाहिए था, क्योंकि कुछ बच्चे लोग अगर लिख रहे होंगे या फिर तो फिर उनको पीछे जाना पड़ेगा, उसका कोई यूज भी नहीं था, इसका यूज था, सॉरी बाबू। देखिए मैं समझाना चाह रहा था विशिंग वर्ब का क्या मीनिंग है। तो विशिंग वर्ब का मीनिंग ये है, जैसे एक सेंटेंस है, आई विश आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, काश मैं राजा होता, ऐसा लोग बोलते हैं ना, काश मैं राजा होता। अच्छा अगर हम प्रधानमंत्री रहते ना तो हम तो ये कर देते, इफ आई वर्ड, इफ आई वर्ड प्राइम मिनिस्टर, है ना, तो ये कर देते हम इस तरह से। तो ये क्या है कि ये क्या है, ऐसे नहीं अभी, और अभी देखिए आप लोग, यहां से मेरा पूरा का पूरा क्लियर नहीं है बात, ये अब क्लियर हो जाएगा मेरा। यार वो जो लड़की है ना वो जबरदस्त है, एकदम क्या, लड़की कहने का मतलब कि आजकल देख रहे होंगे कैबिनेट में एंट्री हो रहा है कुछ लड़कियों का, वो भी अब आगे आ रही है पॉलिटिक्स में, और कभी कभी हमको दिखता है कि वो बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह है ना। यार वो तो जबरदस्त है यार, उसकी जो सोच है ना वो एकदम हाईलाइटेड है। इफ या फिर जो भी हो, शी वर द चीफ मिनिस्टर, काश वो चीफ मिनिस्टर होती ना, तब तो अपना बिहार सुधर गया होता है तब, या फिर जो भी हो स्टेट, है ना। तो शी के साथ वाज लगता है, वर नहीं लगता है। शी वाज द चीफ, या फिर शी वाज द चीफ मिनिस्टर, लेकिन वर लगा किस केस में, तो विशिंग वर्ब्स के केस में। विशिंग वर्ब्स मतलब क्या, विशिंग, विशिंग वर्ब्स, विशिंग वर्ब्स, विशिंग वर्ब्स कहने का मतलब क्या हुआ, तो विशिंग वर्ब्स कहने का मतलब हुआ सर जो मेरी इच्छाएं होती हैं, और वो इच्छाएं सपनों में ही पूरी होती है, कि काश हम सचिन तेंदुलकर होते, इस तरह का। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं विशिंग, काश ऐसा होता वैसा होता, या फिर अगर हम रहते तो जब विशिंग टाइप का जब सेंस निकले या थॉट जो भी इसको बोले, तो हम लोग उसमें वर लगाते हैं। फिर हम लोग कुछ नहीं देखते हैं कि आई है कि ही है कि शी है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्या कुछ नहीं देखते हैं, फ्यूचर प्रेजेंट कुछ नहीं, सीधा वर लगा देंगे विश के केस में। तो समझिएगा इस तरह का जब आपके पास सेंटेंस आएगा कि काश मैं तोता होता, मैं तो इफ आई वर अ बर्ड, है ना, आई विल गो टू द हिमालय। समझ रहे हैं इस बात को आप लोग। तो वर्ड और विल कैसे हो गया, तो यहाँ पे ये विशिंग हो गया, आई वर्ड या ही वर्ड या शी वर्ड जो भी रहे, या दे वर्ड वी वर्ड, तो विशिंग के केस। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 80% हिस्सा तो आपको वहीं पर सॉर्ट आउट हो गया, जो मैंने एनालिसिस किया कुछ सेंटेंसेस को लेकर के। अब तो वो कुछ कुछ एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब पर कमांड रखिए, क्योंकि ये सब की बेसिस पे भी हम लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछता है, क्योंकि ये सारे हथियार के बेसिस पे आता है। तो मैक्सिमम 80% तो कवर हो गया, लेकिन अब ये भी आपको जानना है, बस ध्यान रखना है, जानना नहीं है ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोग इसको जानते ही और नहीं जानते तो जान लीजिए। उसके बाद फिर मॉडल्स पे कमांड रख लीजिए,
विशिंग वर्ब्स को समझ लीजिए, समझना है बस। यहाँ पर अगर आप समझ गए, अभी इसी वक्त मेरे ही सामने अगर आप इसको समझ गए, तो फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ आता है एक ही हिस्सा, वो है स्ट्रिक्ट रूल्स। स्ट्रिक्ट रूल्स कहने का मतलब ये कि कुछ रूल्स तो है ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जिसको याद करना ही पड़ता है। तो बोलिएगा सर तो फिर इतना देर तक क्या था ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो इतना देर तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंसेस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे थे, उस पे हम एनालिसिस कर रहे थे। उस एनालिसिस से हम लोग समझ रहे थे कि जो वहां पर सब्जेक्ट रखा गया है और जो हेल्पिंग वर्ब रखा गया, वही हेल्पिंग वर्ब क्यों रखा गया है, और उसमें सब्जेक्ट कौन सा है। यानी कि सिर्फ सेंटेंसेस का एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें याद करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इतने देर के लेक्चर में कुछ भी याद नहीं करना था, सिर्फ मैं आपको सेंटेंस दिखा रहा था, मैं एनालिसिस करवा रहा था, और मैं उसके पीछे का हिडन ट्रूथ बता रहा था। मैं ये भी बता रहा था कि क्या सोचकर स्टूडेंट ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए। क्या उसमें कुछ ऐसी भी होती है स्टूडेंट जो कि सोचते तो वो सही है बट हो जाता है गलती, तो कभी कभी गलती से भी सही हो जाता है, कभी कभी सही से भी गलत हो जाता है। ये जो है जिगजैग वर्ड हो गया, खैर हटाइए। तो अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें याद करने की चीज मैंने कहाँ बताया, सिवाय इसके कि टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेट, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक ही कॉन्सेप्ट है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये मैंने समझाया, लेंदी हुआ, मैंने समझाया, इसको याद नहीं मैंने करवाया। बट अब जो है स्ट्रिक्ट रूल्स ये याद करना है, और ये बस थोड़ा सा ही है ना। अब हम वो देखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मींस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अब हम लोग रूल्स के हिसाब से देखेंगे। रूल्स कहने का मतलब क्या, सम इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रिक्ट रूल्स, मतलब ये कि मुझे सिर्फ यही लिखना था, सम इंपॉर्टेंट रूल्स, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अब यहां से हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं और ना आप भी कर सकते हैं, जो है सो है। या फिर यूं कहे कि थोड़ा बहुत तो समझ के समझा जा सकता है, बट मैक्सिमम पार्ट नहीं। तो सम इंपॉर्टेंट रूल्स, और मैंने स्ट्रिक्ट इसलिए बोल दिए हैं इसको, स्ट्रिक्ट मैंने इसको इसलिए कह दिया क्योंकि स्ट्रिक्ट मान लो, मतलब ऐसा होता है, बस यही चीज है, आप मान लो इसके साथ। सो व्हेन द सब्जेक्ट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जब बात मेजरमेंट की होगी तो फिर हम इसको सिंगुलर मानकर चलते हैं। जैसे देखिए, 10 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज सफिशियंट या फिर आर सफिशियंट। 10 मीटर ऑफ क्लॉथ इज सफिशियंट या फिर आर सफिशियंट। 10 मीटर सर, 1 2 3 10, तो सर प्लूरल हो गया ना। प्लूरल तो हो गया, लेकिन जब आएंगे ना मेजरमेंट के मामले में तो फिर इट्स सफिशियंट, आर सफिशियंट नहीं, क्योंकि एक यूनिट है ना। देख लीजिए, यूनिट है ना, हिज स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर। आप लोग समझ, स्पीड आर नहीं होता, या फिर स्पीड आर नहीं होता है। आगे देखते हैं, 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर बाई बाइक बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक। कि 5 किलोमीटर आज के समय बाइक से चलना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पे दोनों तरह का बात है। फिलहाल इसको हटाकर ना पहले हम एक एक जनरल थॉट पर आते हैं कि 5 किलोमीटर चलना मीन्स वॉकिंग 5 किलोमीटर इज रियली डिफिकल्ट फॉर टूडेज पीपल। आज के समय में 5 किलोमीटर भी लोग नहीं चल पाते, चाहे मैं भी क्यों नहीं, बट फिर भी 5 किलोमीटर चलना पॉसिबल है, चल सकता है आदमी। तो उसी 5 किलोमीटर को चलने के लिए जब हम लोग बाइक से चलते हैं तो और इजी हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी सही बात है, आप लोग जान रहे हैं कि 5 किलोमीटर आज इस ट्रैफिक में, इस ह्यूज ट्रैफिक में बाइक से चलने में, उतना देर में तो आप पैदल ही निकल जाइएगा, इतना ज्यादा ट्रैफिक फेस करना पड़ता है। खैर, तो अब हम सेंटेंस पे आते हैं। 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर बाय बाइक बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक। सो यहाँ पे ये ईज मेरा क्यों आया, तो ये प्लूरल नहीं, फिर क्या हमको बोले, इसको 5 रहे, 10 रहे, 20 रहे, कुछ भी रहे, यूनिट के मामले में सिंगुलर होगा। देखिए, यूनिट के मामले में सिंगुलर होगा। आगे, इफ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड विथ एंड। अब जरा देखिए, कभी कभी होता है ना, राजू एंड मोहन आर प्लेइंग इन द फील्ड, आर हुआ ना, तो इच बॉय एंड गर्ल ऐसे भी हो सकता है। तो राजू एंड मोहन आर प्लेइंग, लेकिन इस केस में नहीं है, इच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन। यहाँ पर तो कुछ देर हम समझ कर भी इस बात को पकड़ लेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए, इच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन अ प्राइज, हर एक लड़के लड़की को प्राइज दिया गया। ईच बॉय एंड गर्ल वाज, वर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे भी अगर हम बोले ईच बॉय एंड ईच गर्ल, कि हर एक लड़के हर एक लड़की को प्राइज दिया गया, तो दोनों बात सेम ही है। हर एक लड़के लड़की को प्राइज दिया गया, ईच बॉय एंड गर्ल, या फिर
ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हर एक लड़का हर एक लड़की को, मतलब ईच एक बार बोल कर निकले चाहे ईच दो बार बोल कर निकले, हम उसको एक ही एक करके मतलब बोलना चाह रहे हैं। तो कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स है। ईच बॉय एंड गर्ल वाज गिवन अ प्राइज, तो यहाँ पर वाज ही होगा, यहाँ पर वर्ड नहीं होगा। इसके आगे ईच मैन एंड ईच वुमन, हर एक आदमी हर एक स्त्री हैज इक्वल राइट, की बराबर है। तो ईच मैन एंड ईच वुमन हैव क्यों, मतलब वहां पर हैव क्यों नहीं होगा। यहाँ हम आपको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम कैसे समझा सकते हैं। नॉर्मल वे में इसको हम क्या बोलेंगे लोगों के सामने, कि जितना आदमी का राइट है उतना ही मतलब स्त्री का भी राइट है। तो ईच मैन एंड ईच वुमन, क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जितना आदमी का राइट है उतना ही औरत का राइट है, मतलब कि उतना ही अधिकार। और मेरे माइंड में फोटो बन रहा है इसका कि एक आदमी अलग और एक औरत अलग। मेरे माइंड में फोटो बन रहा है दोनों की कंपैरिजन का, कि जितना एक पुरुष का अधिकार है उतना ही महिला का भी अधिकार है। और मेरे माइंड में इसका कॉन्सेप्ट प्लूरल नहीं बन रहा है, मेरे माइंड में एक बस कॉन्सेप्ट बन रहा है और एक कॉन्सेप्ट सिंगुलर ही होता है। सो इच मैन एंड इच वुमन हैज इक्वल राइट या फिर राइट्स, यहाँ तो खैर कुछ भी हो सकता है राइट्स। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट देयर, वहां जब हम गए तो कोई टीचर कोई स्टूडेंट नहीं था, मतलब नो टीचर नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट देयर। तो क्या हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वहां पर कोई स्टूडेंट नहीं था और वहां पर कोई टीचर नहीं था, मतलब हम सोच रहे हैं कि ये प्लूरल हो गया। ये बस सिंपली बोला जाता है कि वहां ना कोई टीचर था ना कोई स्टूडेंट था। सो ये सिंगुलर वे में भी है बोला, सो नो टीचर एंड नो स्टूडेंट वाज प्रेजेंट देयर। बट हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, बट अब देखिए, Which of the two boys has cracked IIT? ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि one of my friends, दिखने में यहाँ पे प्लूरल है बट यहाँ पर हैज ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस दोनों में से each of the two boys, दोनों का दोनों बच्चा has cracked IIT। यही each जब हम उधर आए थे वहां भी तो ठीक ही है यार, सिंगुलर ही है, देखिए सिंगुलर ही है, तो each हमेशा सिंगुलर में ही चल रहा है। आगे देखिए, each of the thieves was arrested, यहाँ पे मैंने टू लिखा, यहाँ भी मैं लिख सकता था each of the two thieves। तो each के साथ टू लिखिए या फिर इसके साथ थ्री लिखिए या फिर each of the thieves लिख दीजिए, बात तो एक ही निकलेगा। दो भी बात करिएगा तो each मतलब एक ही निकल रहा है। यहाँ पे 10 20 हजार या कुछ भी ना लेके सीधा thief, तो भी बात एक ही की हो रही है, एक की बात हो रही है तो भाई सिंगुलर ही लेगा, हैज वाज इस तरह ही लेगा। तो ये था मेरा कुछ रूल्स। अभी और भी रूल्स हैं, देखिए सम इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रिक्ट रूल्स जो भी हम समझा रहे थे आपको। और मैं ये भी बोल रहा था कि इम्पॉर्टेंट है बट ये स्ट्रिक्ट भी है। स्ट्रिक्ट इसलिए क्योंकि आप लोग प्लीज इसको याद ही कर लीजिए एक तौर पे, कुछ जो समझ में आता है तो ठीक है और नहीं तो फिर कुछ चीज़ें, बस ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है ये। जैसे यहाँ पर देखिए इधर और, नीदर नॉर, या फिर कहीं सिर्फ और रहे और सिर्फ नॉर रहे तो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे इधर यू और योर ब्रदर हैज डन इट, या तो तुम या तो फिर तुम्हारे भाई ने ऐसा काम ये किया है। सो इधर यू और योर ब्रदर, भले दो दिखे बट यहाँ पर हैज हो रहा है, यहाँ पर हैव नहीं हो रहा है। इधर यू और योर ब्रदर हैज डन इट। और एक ये भी एक, चूंकि मैंने क्या बोला कि बोल कर चीजों को समझ जाइए। जैसे या तो तुम या तो तुम्हारा भाई ने ये किया है, हम ऐसे थोड़ी ना बोल देते हैं उसको कि या तो तुम या तो तुम्हारे भाई दोनों ने मिलकर ऐसा, मतलब एक बार में थॉट क्या निकलता है, या तो तुम या तो तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है। और अगर तुम, और ऐसा भी अगर होता है या तो तुम या तो तुम्हारे भाई मतलब दोनों ने मिलकर ऐसा किया है, तो उस केस में भी चल सकता है ये। तो जो नॉर्मली जो ख्याल आता है ना दिमाग में वो बस ऐसा ही आता है, या तो तुमने या तो तुम्हारे भाई ने ऐसा किया। तुमने बोल रहे हो तुमने नहीं किया तो और कौन कर सकता, वही किया होगा। तो ये सिंगुलर कॉन्सेप्ट ही लेकर आता है। फिर आगे देखते हैं, नीदर ही नॉर हिज ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन। मान लेते हैं कि कोई ऐसा काम या दुर्घटना या कुछ भी कर दिया हो, तो हम कह रहे हैं क्या, देखो ना तो वो और ना ही तो उसके भाई ने इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये दोनों में से वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कोई और किया हो। ना उस पर शक करो ना उसके भाई पर शक करो, या जो भी बात रहे। तो नीदर नॉट देख रहे हैं ना अपने साथ क्या ला रहा है, तो इज, देखिए यहाँ पर इज ला रहा है, ये सिंगुलर कॉन्सेप्ट। फिर देखिए नीदर फूड नॉर वाटर, दरअसल मैंने यहाँ पर वाटर मुझे जगह नहीं मिल रहा था तो मैंने H2O लिख दिया है, ये ठीक है ना, ये वाटर है। सो नीदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन, उन लोगों को ना तो फूड ही दिया गया ना तो पानी ही दिया गया। देखिए फिर वाज आया, तो इस हिसाब से नीदर और आइदर और नाइदर नॉर या फिर और नॉर ये सब हमेशा सिंगुलर ही लाते हैं। बट ये देखिए ये जो मैंने कुछ ब्लू कलर में जो सेंटेंसेस लिखे हैं ना,
ये इस लॉजिक से थोड़ा हटकर है और इसके लिए मैंने कोई नंबरिंग भी नहीं किया, लेकिन अगर मैंने नंबरिंग नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर समझेंगे। ये दरअसल समझने वाला चीज़ है, क्योंकि मुझे बीच में याद आ गया था तो फिर मैं इसे भी लिख रहा हूँ आपके सामने। रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट या फिर वर प्रेजेंट, कि रोहन और साथ ही साथ उसके दोस्त भी वहां पर थे। मतलब रोहन और दोस्त दोनों न थे, तो भाई यहाँ पे वर्ड होना चाहिए, वॉज तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कुछ देर के बाद अभी हम। आई विद माई फ्रेंड्स रेडी टू गो, मैं अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हूं। मैं अपने दोस्त के साथ जाने के लिए तैयार हूं। तो हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं मैं अपने दोस्त के साथ हम लोग जाने के लिए तैयार हैं? लग रहा है ना जबरदस्ती। तो बात यह है कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, इसका मेन पार्ट क्या है? आई एम रेडी टू गो। ये तो एक एपोजिशन है, इसी को बोलते हैं हम लोग एपोजिशन, कि साथ में उसको जोड़ देना कुछ, उसको ला करके हम यहाँ पर एक एडिशनल फॉर्म में हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसके आने के कारण थॉट में चेंजिंग नहीं हो सकता है, वहां वो एक एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन वो आर नहीं बना सकता है। तो आई विद माई फ्रेंड्स एम रेडी टू गो, नॉट आर, यहाँ पर आर नहीं होगा। इसके बाद मोहन एंड नॉट यू इज रियल कल्प्रिट, मतलब मोहन, ये ना, इसको मैं समझाने के लिए, देखिए मैंने अभी इसको भी नहीं समझाया है और इसको समझाने के लिए मेरे पास एक और चीज आ रहा है, देखते रहिएगा आप लोग। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी, मोहन ना कि तुम चोर हो। देखिए ये आप लोगों के सिलेबस में एक पार्ट है पंक्चुएशन नाम का, कि आपको पंक्चुएशन की भी अंडरस्टैंडिंग समझनी है, कि फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा। मैंने कुछ देर पहले भी ये चर्चा किया था कि कॉमन का सिर्फ कॉमा का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि 2, 3, 4, इस तरह करना और लास्ट में एन लगा के निकल जाना। नहीं, कॉमा का मतलब एक ठहराव भी होता है, और वो ठहराव मीनिंग को चेंज करके रख देता है। अभी जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये मुझे किसी और ही मतलब डायरेक्शन में ये ले जाएगा वो, और वो डायरेक्शन एक थॉट प्रोसेस, वो डायरेक्शन एक लिंग्विस्टिक्स प्रोसेस है, तो वो आपके सिलेबस का पार्ट। लेकिन अब मैं दरअसल सोच रहा क्या मैं यहाँ से उसको निकालूं या फिर मैं उसको अभी यहीं पर छोड़ करके मेरा जो भी काम है पहले वो करूं। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा निकालते थोड़ा सा छोड़ देते जितना जरूरत है। देखिए यहाँ पर मोहन ना कि तुम चोर हो, तो बात क्या है, इसका मेन पार्ट क्या है? मोहन चोर है, ना कि तुम। तो देखिए मोहन इज रियल कल्प्रिट एंड नॉट यू, आप नहीं। तो ये इज किसके लिए आया है? इस मोहन के लिए आया है, ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, है ना। तो ये कॉमा जो है ना यहाँ पर मीनिंग को चेंज कर रहा है, बहुत समझने की बात है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे मोहन एंड नॉट यू, मोहन और तुम भी नहीं, मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं छोड़, ऐसा भी लोग बोल सकते हैं कुछ। मोहन एंड नॉट यू, मोहन और तुम नहीं चोर हो, मोहन और तुम नहीं चोर हो। बोलने में ठीक नहीं लग रहा, ठीक है बोलने में ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ देर के लिए तो लोग सोच सकता है ना कि मोहन और तुम भी चोर नहीं हो, मतलब दोनों ही नहीं है। हाँ, सोचने के लिए तो सब कुछ आजाद है, लेकिन अगर भी रहता ना तो फिर टू लग जाता, TOO या फिर अल्सो। खैर ये तो हम कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं इस चीज को लेकर के। आपके भी सामने इस तरह का जो सेंटेंस है वो कहाँ पर आएगा? या तो फिर फिल अप द ब्लैंक में आएगा, जहां पर आपको ऑप्शन चूज करना है या फिर फिल करना है, नहीं तो फिर आपको एक पैराग्राफ में आएगा, एक कॉन्टेक्स्ट में आएगा। इसी चीज को, इसी कॉमा को समझाने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से थोड़ी देर के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं कि ये काम का चीज नहीं है। देखिए मैंने क्या लिखा है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक में मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, एक में मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता हूँ। अब जरा पढ़कर बताइए तो क्या हुआ ये, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। हाँ ठीक है, आप लोग तो वही पढ़ रहे हैं जो दिख रहा है,
लेकिन जो ठीक से दिख रहा है वो आप कहाँ पढ़ रहे हैं। इसको ऐसे पढ़ना है, रोको मत जाने दो। और इसको देखिए कैसे पढ़ना है, रोको मत जाने दो। हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई आया हो, अब वो जाने वाला हो, तो हम बोलेंगे सुनो सुनो उसको रोको, तो क्या हम बोले रुको मत जाने दो, मतलब उसको रोको, उसको जाने नहीं देना है। और दूसरा में क्या हम बोल रहे हैं, उसको रोको मत जाने दो। देखिए 4 का 4 है ना, 1 2 3 4, सारा का सारा सेम है ना, रोको रोको मत मत जाने जाने, दिख रहे हैं। बस एक कॉमा का जगह लगा और मीनिंग ही सीधा अपोजिट हो गया। एगो में क्या है, जाने दो, एक ठो में बोल रहा है कि मत जाने दो। ये होता है द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन। यही इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन से आपका माइंड खुल रहा है और आपको समझा रहा है कि इट इज द मोहन हु इज कल्प्रिट, नॉट यू, नॉट एनीबडी एल्स, दैट इज व्हाई देयर इज एज। अब आते हैं हम ऊपर पर, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट या फिर वर्ड प्रेजेंट। तो मेरा मूल हिस्सा क्या है, रोहन वॉज प्रेजेंट, हाँ उसके साथ दोस्त भी थे। समझ में आ रहा है ना, सो वर्ड नहीं होगा। अब आते हैं कुछ और पे। अगला है लोकेट द सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए अब हम ना जरा सा प्रोनाउन को पकड़ेंगे। प्रोनाउन तो आप लोग जान रहे हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन, द वर्ड विच इज प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, या फिर द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन की हेल्प से कैसे ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट निकलेगा, तो वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। और यहीं से फिर आप लोग के सिलेबस का एक और पार्ट है मॉड्यूल 3 में ही, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक है सेक्शन, और दूसरा है नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट। यहीं से दरअसल जन्म हो रहा है नॉन प्रोनाउन एग्रीमेंट का भी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छा से हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग को फिर नॉन प्रोनाउन भी देखने में दिक्कत ना हो, या फिर हम तो नॉन प्रोनाउन तो खैर देखेंगे ही अच्छा से। देखिए, द मैन हु इज वियरिंग येलो शर्ट इज माई ब्रदर। अब ये ईज किसके लिए आया है, द मैन हु इज वियरिंग येलो शर्ट इज माई ब्रदर, ये ईज किसके लिए आया है। तो सर ये सेंटेंस से तुमको साफ दिख रहा है कि वो आदमी जो येलो शर्ट पहना हुआ है वो मेरा भाई है। ठीक है जी, यानी कि वो आदमी। ठीक है, इसमें प्रोनाउन का खेल कहां पर है, तो देखिए ये प्रोनाउन है मेरा। अच्छा, ये प्रोनाउन है सर, हाँ हाँ बिल्कुल यही प्रोनाउन है। ये हु किसके लिए आ रहा है, तो जरा ठीक से देखिए ना, द मैन वो आदमी जो कि, तो यही तो प्रोनाउन है। और ये हु किसके लिए आ रहा है, मैन के लिए आ रहा है। तो हमको प्रोनाउन को लोकेट करना है। मैंने क्या लिखा, लोकेट द सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। कि हमको प्रोनाउन को लोकेट मतलब ये कि प्रोनाउन के सब्जेक्ट को लोकेट करना है, कि उस सेंटेंस में जो प्रोनाउन यूज है उस प्रोनाउन की कोई अपनी औकात नहीं है। क्यों, क्योंकि वो प्रोनाउन तो डिपेंडेंट है नाउन पर। तो जब तक उस प्रोनाउन का नाउन नहीं पकड़ेंगे, नाउन मतलब क्या, सब्जेक्ट, उसी का सब्जेक्ट, जब तक उस प्रोनाउन का हम सब्जेक्ट नहीं पकड़ेंगे तब तक हम कैसे सक्षम हो पाएंगे, या फिर कैसे समझ पाएंगे कि हमको वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या पुट करना है या फिर मेन वर्ब क्या पुट करना है, और फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे चलेगा। तो हमको प्रोनाउन को लोकेट करना जानना है, और हमको उस प्रोनाउन के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज हुआ है वो भी लोकेट करना जानना है। और ये भी जानना है कि उस प्रोनाउन के लिए वही सब्जेक्ट है ना, या फिर उस प्रोनाउन के लिए कोई और सब्जेक्ट है। क्योंकि हो सकता है एक सेंटेंस में दो प्रोनाउन हो, दो सब्जेक्ट हो, तो फिर हमको पकड़ना पड़ेगा ना रिलेशन, किस प्रोनाउन का कौन सा सब्जेक्ट है, या फिर उस सब्जेक्ट के लिए मतलब कहाँ पर प्रोनाउन यूज हुआ है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा ना, यहीं से स्टार्ट होता है नाउन प्रोनाउन का अग्रीमेंट, जो कि बहुत मतलब लेंदी नहीं है ये चैप्टर, बहुत ईजी है। बस देखने का स्टाइल चेंज करना है। जो स्टाइल अभी हम आपको यहाँ से समझा रहे हैं वैसे देखिए समझ में आ जाएगा। द मैन हु इज वियरिंग येलो शर्ट इज माई ब्रदर। वो आदमी जो येलो शर्ट पहना हुआ है, जो येलो शर्ट पहना हुआ है, तो वो जो किसके लिए आ रहा है, उस आदमी के लिए, इज माई ब्रदर। देखिए ये मेरा मेन पार्ट हो गया ना, द मैन इज माई ब्रदर, निकल रहा है ना ये मेन पार्ट मेरा। और ये मेरा अलग से एक है, हु इज वियरिंग येलो शर्ट, देख रहे हैं ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लेकिन जरा अब देखिएगा, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा घुमा रहा हूँ। थोड़ा सा घुमाने का मतलब ये वही बात है, एनालिसिस करना। यूं तो मैंने लिखा था कि स्ट्रिक्ट रूल्स है, इसको समझ लीजिए, लेकिन क्या करें, हर स्ट्रिक्ट रूल्स में हम एनालाइज करते ही हैं, इसलिए मेरा ये आदत है। देखिएगा, द मैन हु इज वियरिंग येलो शर्ट,
हाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा द मैन हु इज वियरिंग येलो शर्ट, और यहीं से देखिए मैं इसको ऐड किया हुआ हूं, द मैन हु इज वियरिंग येलो शर्ट विच इज हाफ स्लीव इज माई ब्रदर। अब देखिए ये हु किसके लिए आया था, तो मैन के लिए आया था, लेकिन ये अब विच किसके लिए आ रहा है, अब ये विच शर्ट के लिए आ रहा है, ये कि वो आदमी जो कि येलो शर्ट पहना हुआ है, और वो शर्ट कैसा है भाई, तो विच इज हाफ स्लीव, जो हाफ स्लीव वाला जो शर्ट पहना हुआ, हो सकता है कि कोई येलो शर्ट फुल स्लीव में पहना हुआ हो, है ना। तो वो देखिए कितना स्पेसिफाई कर रहा है कि द मैन हु इज वियरिंग येलो, ऐसे ही आपको मिलेगा। और इसी तरह का लॉजिक आपको ना ग्रामर में या फिर प्रिसाइज राइटिंग में या फिर राइटिंग का जो एक पैराग्राफ सेक्शन होता है, या वर्किंग अपॉन द राइटिंग हाउ टू, या फिर हाउ टू राइट एन एसे, बहुत कुछ है। क्या मैंने कहा था ना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर मुझसे बोलिएगा तो मैं इसको सेंटर पॉइंट मानकर नहीं, इतना मैं इसके साथ एनालिसिस करूं कि स्टूडेंट लोग यहीं से सारा क्वेश्चन का जन्म हो जाएगा। मतलब अधिकतर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन का जन्म यहीं से हम करवा देंगे हम, और यहीं पढ़ाकर हम खत्म भी करेंगे, ताकि 80% तक अंडरस्टैंडिंग बच्चों को हो जाए, जितना भी ग्रामर है। लेकिन क्या करें, पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं जहां तक हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये द मैन हु इज वियरिंग येलो शर्ट इज माई ब्रदर, ये हु मैन के लिए आया। लेकिन अब जरा देखिए, द मैन हु इज वियरिंग येलो शर्ट विच इज हाफ, अब ये इज किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, ये तो ये इज विच के लिए आ रहा है, और विच क्या है यहाँ पर, तो शर्ट है, तो विच के लिए तो इज है ही नहीं, ये इज शर्ट के लिए है। यही यहाँ पर अगर शर्ट्स रहता है, यहाँ पे मेन रहता, तो अगर यहाँ पर ये शर्ट्स हो जाता तो यहाँ पर फिर आर हो जाता। लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है शर्ट्स होना, क्योंकि वो एक ही आदमी की बात हो रही है ना। हाँ ये अलग बात है जब यहाँ पे मेन होगा तो फिर यहाँ पर शर्ट्स। देख रहे हैं ना कैसे खेल रहे हैं इंग्लिश के साथ। इसको कहते हैं प्लेइंग विथ इंग्लिश इन अ कॉन्टेक्स्ट, प्लेइंग विथ इंग्लिश नॉट इन अ सेंटेंस बट इन द पैराग्राफ। इंग्लिश के साथ प्लीज, जो शब्दों के साथ खेलना सीख गया मतलब अच्छा हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा था कि हम लोग इंजीनियर बनकर भी बाइक अच्छा नहीं बना सकते हैं एट फर्स्ट स्टार्टिंग में। लेकिन वो जो बाइक की दुकानदार पे जाकर हम लोग अपना बाइक देते हैं, वो बेचारा हमसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन देखिए फटाफट कर सब। हम लोग अभी 1 साल लगेगा तब जाकर समझ पाएंगे, वो प्रैक्टिकल है, भले वो लोग पढ़ा लिखा नहीं है बट वो हम लोग से ज्यादा ही प्रैक्टिकल है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस, यही होता है प्रैक्टिस का मीनिंग। आगे देखते हैं, द मेन हु आर इन ब्लू टी शर्ट्स, आदमी और कौन सा आदमी, एक मिनट यार ये थोड़ा मेरा गड़बड़, ठीक है। द मेन हु आर इन ब्लू टी शर्ट्स आर फ्रॉम इंडिया। मान लीजिए कहीं फॉरेन में हम लोग हैं और टीम को रिप्रेजेंट होता है ना, तो भाई येलो टीम ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करिए जो कि येलो टी शर्ट या जो कुछ पहने हुए हैं, ब्लू इंडियन, इस तरह से सबका अपना, ग्रीन पाकिस्तान का। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो देखो, जो द मेन हु आर इन ब्लू टी शर्ट्स आर फ्रॉम इंडिया, ये आर किसके लिए आया, क्या टी शर्ट्स के लिए आया, ये आर आखिर आया किसके लिए, क्या ये टी शर्ट्स के लिए आर आया ना। फिर वही आंख से देखिएगा तो टी शर्ट्स रहेगा, प्लूरल तो लगा दिया, प्लूरल बच्चा सही हो गया, नंबर आ गया। देखो हम इंग्लिश जानते हैं, ठीक है जानते हैं। अब थोड़ा सा चेंज, खैर हटाइए, इस चीज को तो समझा चुके हैं हम। तो देखिए द मेन हु आर इन ब्लू टी शर्ट्स, यहाँ पर हु मेरा ये प्रोनाउन है ना, क्योंकि इसी को तुमको लोकेट करना है, लोकेट द सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन का आखिर सब्जेक्ट किधर है, यही तुमको फाइंड आउट करना है। तो अब ये हु किसके लिए आ रहा है, ये मेन के लिए आ रहा है। मेन एक है या एक से ज्यादा है, तो देखिए एक से ज्यादा है तो आ रहा है। यही हु यहाँ पर भी था, लेकिन मैन के लिए आ रहा था, एक के लिए तो इज हो गया। यही हु यहां पर भी है लेकिन बहुत सारों के लिए तो आर हो गया। अब हमको लग रहा है यहीं से मेरा लॉजिक अब हम आपको समझा दिए, अब आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब तो बाकी सब आप लोग के साथ एक्सपेरिमेंट अब बस करना रह गया है। इट इज आई, ये मैं हूं, इट इज आई, ये मैं हूं, हु हैव डन दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट मैंने किया है। अब ये हु किसके लिए आ रहा है, आई के लिए आया है, तो आई के लिए हैव ही होगा ना, हैज तो होगा नहीं। समझ में आ ही रहा होगा अब आपको। इट इज वी, ये हम लोग हैं। हु हैव स्टोलन हिज मनी, उनका पैसा हम लोगों ने चुराया है। ऐसे तो कोई बोलता नहीं है कि हम लोगों ने पैसा चुराया, लेकिन जब कभी लगता है बेचारे गरीब लोग हैं, हम लोगों ने जाकर मिलकर, चुके हम लोग का धंधा ये चोरी करना। एज ए टीचर मैं बोल रहा हूँ, क्या चलो ठीक हटाओ। तो लेकिन हम लोग का आत्मा जाग गया, बेचारा उतना गरीब और है ना, और उसका पैसा हम लोग चुरा लिए, और किसी और पे इल्जाम लगाया जा रहा है। चलो मान ले कुछ देर के लिए वो अमीर भी, उस पर इल्जाम लगे, वो पैसा दे दे, किसी तरह साबित हो, तो हम लोग का भी फायदा, उसका भी फायदा, और उसका भी कुछ घाटा नहीं, क्योंकि अमीर लोगों के घर से 5-10 लाख रुपया निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चूंकि हम भी जान रहे हैं कि पैसा मैंने चुराया है, वो गरीब आदमी और जिसपे इल्जाम लग रहा है वो और भी गरीब है, बताइए क्या होगा, क्योंकि कानून थोड़े ना देखेगा कि वो गरीब है कि वो अमीर है।
हम लोग का ईमान जाग गया, नहीं ये हम लोग थे जो पैसा चुराए, हम लोग को सजा दीजिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो खैर हटाओ, ये तो खैर हो गया इमोशनल पार्ट। सेंटेंस वाला पार्ट क्या है जी? तो इट इज वी हु हैव स्टोलन हिज मनी। तो देखिए हु किसके लिए आया है? वी के लिए आया है। यही हु कभी एक के लिए मैन, कभी बहुत सारे लोगों के लिए मैन, कभी आई के लिए। यहाँ पर वी देखिए बहुत सारा आ गया ना, ये देखिए यहाँ पर हुई होगा ना, सॉरी यहाँ पर हैव ही होगा ना, क्योंकि ये वी के लिए आ रहा है ये। और सिर्फ हु ही नहीं, दैट भी हो सकता है ना, द टी शर्ट दैट इज इन रेड कलर, इस तरह से इज फ्रॉम लुधियाना, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। तो हु व्हाट दैट कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। देखिए एक बार मैंने विच भी लगाया है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया, लुक्स प्लूरल बट एग्जैक्टली दे आर सिंगुलर। कुछ ऐसी हैं देखने में जो कि प्लूरल दिखते हैं बट वो है सिंगुलर। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ा सा आप लोग के लिए लेंदी भी हो रहा है। ये लेंदी इन द सेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक एस्पेक्ट्स को बताने का, जो कि उतना एस्पेक्ट्स जानना तो नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बट अब आप चूंकि डिग्री लेवल के स्टूडेंट है, बीटेक लेवल के स्टूडेंट है, तो लिमिट कैसे किया जा सकता है आपको? अब तो कुछ भी पूछ सकता है। हाँ ये एक जरूर बात है कि उतना हाई लेवल के कॉम्पिटेटिव सवाल नहीं आएंगे, जो मैंने यहाँ पर और भी कुछ ऐड कर रखे, लेकिन ये भी बात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ होने दो, कुछ चीजें होने दो, उसको रोको नहीं। कहाँ पर फायदा कर जाएगा कोई नहीं जानता है। और दूसरी बात ये कि लेंदी कभी कभी इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि मैंने वो चीज पहले भी बता रखा है। जैसे देखिए कैसे, लुक्स प्लूरल बट एग्जैक्टली दे आर सिंगुलर डिजीज। डिजीज के नाम जो कि प्लूरल दिख रहे हैं, मिजल्स, मम्स, डायबिटीज, ये प्लूरल तो दिख रहे हैं, लेकिन से ये सारे के सारे हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ड भी आएंगे। मैंने इसमें कुछ भी नया नहीं बताया। दरअसल मैं जब आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा था ना, तो ये सब आया था, मैं बस आपको याद करवा रहा हूँ, इसलिए ये लेंथी हो रहा है। ये मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक एक लड़ाई की तरह है, एक सोल्जर की तरह है, कि उन्होंने सारे हथियार का ट्रेनिंग ले लिया, सीधा बॉर्डर पे गए हैं, अब जान रहे हैं कि किस चीज को कैसे यूज करना। वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट का नॉलेज, वर्ड का नॉलेज, पंक्चुएशन का नॉलेज, पूरा एकदम खिलाड़ी हो जाओ, एकदम टेंस, फिर देखो ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखिए तो एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है, और एक सेंटेंस से मिलकर ही एक पैराग्राफ बनता है। समझिए तो ये एक तरह का पैराग्राफ पे भी ये वर्किंग हो गया ये आपका। फिर कुछ गेम्स की बात कर लें, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे भी नहीं याद है, लेकिन सब्जेक्ट मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। फिजिक्स दिखने में प्लूरल, पॉलिटिक्स दिखने में प्लूरल, बट दे आर एग्जैक्टली सिंगुलर। हाँ ये थोड़ा सा अलग है, न्यूज सिंगुलर है, इनिंग्स सिंगुलर है, द यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि दी यूएसए। अब याद कीजिए मैंने आपको ये आर्टिकल में बताया है, द यूएसए या फिर द यूएई, और इसके पीछे का मैंने रीजन भी बताया, सब कुछ ध्यान दीजिएगा। तो ये सब क्या है, सिंगुलर है। ये सब टोटल का टोटल, ये सब दिखने में प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये है थोड़ा डिफरेंट चीज, ये यूनिक भी है आप लोगों के लिए। मैंने क्या कहा, फिजिक्स ये एक सिंगुलर है, तो मैथमेटिक्स भी सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, लेकिन हम लोग ऐसा भी तो बोलते हैं ना, उसकी मैथमेटिक्स खराब है। हिज मैथमेटिक्स ईच पुअर बोले या फिर आर बोले? सर आप ही तो बताएं, मैथमेटिक्स मतलब सब ये दिखने में प्लूरल होता है बट ये सिंगुलर होता है। तो बाबू ये दिखने में प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। बट यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना, हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, कि हम उसकी मैथमेटिक्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मींस कि उसका कैलकुलेशन, उसका मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम बनाने का जो होता है वो उसका पुअर है। हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर मैथमेटिक्स एज अ होल सब्जेक्ट टोटल आ रहा है, बट यहाँ पर उसकी क्वालिटी आ रही है। तो जब कभी भी ये हो कि हिज फिजिक्स इज पुअर कि आर पुअर, तो फिर आर हो जाएगा। तो हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, ये सही है, इज नहीं होगा। जब क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ना, मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, ये यूनिवर्सली आ रहा है ये, बट हिज मैथमेटिक्स आर स्ट्रॉन्ग। अब ये उसकी पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, मतलब उस पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, और वो सब्जेक्ट में कैसा है इसकी क्वालिटी की बात हो रही है। तो वहां पे देखिए मैंने आर लगाया, ये थोड़ा सा बस कॉन्ट्राडिक्टरी, ध्यान रखिएगा। तो मिला जुला कर बात यही आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग 80% है, और 20% ही बस याद करने वाला, जो कि यही सम वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स में आ रहे हैं। और थोड़ा सा बस ये कॉन्ट्राडिक्शन है। हमको लग रहा है कि एक 2 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लीजिए, काम खत्म है, बस इतना ही है। हम अभी और देख रहे हैं, देखिए अब हम आगे आ रहे हैं थोड़ा, द प्लस एडजेक्टिव टेक प्लूरल वर्ब। कि अब आप देखिए, आपके साथ ये भी दिक्कत है कि सर कितना याद रखेंगे, तो ज्यादा नहीं है, ये जो 7 देख रहे हैं ना, बस 7-8, मुश्किल से 10 के अंदर ही है। आपको समझ में आ भी जाएगा कि क्यों इज है या फिर एम है या फिर आर है। जैसे देखिए, द पुअर आर ऑनेस्ट, ये आप लोग हमेशा सुनते होंगे, गरीब मतलब ऑनेस्ट होते हैं। तो
पुअर कहने का मतलब क्या है? एक गरीब आदमी नहीं, पुअर कहने का मतलब उस गरीब समाज को हम लोग बोल रहे हैं, जो गरीब लोग होते हैं। तो ये एक प्लूरल कॉन्सेप्ट दे रहा है, द पुअर आर ऑनेस्ट। और जो लोग अमीर होते हैं, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, कि जो लोग अमीर होते हैं वो लोग खुश होते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग अमीर होते हैं वो कभी कभी दुखी भी होते हैं, बहुत अमीर लोग खुश नहीं भी होते। सो द रिच आर नॉट ऑलवेज। तो देखिए ये मेरा एडजेक्टिव हुआ ना, मैंने क्या बोला, द प्लस एडजेक्टिव। तो देखिए द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव ऐसा रहेगा, तो वो रिप्रेजेंट करता है पूरी की पूरी उस समाज को। तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अगला देखते हैं, द ओल्ड आर जनरली नेग्लेक्टेड। आपके मेरे सबके घर में जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनको अक्सर लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बूढ़े लोगों को। इसीलिए तो आजकल सरकार एक मुहिम भी चला रहा है कि जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड एज है, उनके लिए एक स्पेशल घर बनाया जाता है, वहां पर वो लोग रहते हैं। क्या पता क्या समाज आ गया, लेट इट बी दैट। हाँ, मैंने एक सेंटेंस बोला अभी, लेट इट बी दैट, लेट इट बी दैट। हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं ना, अच्छा ठीक है, खैर इन सारी बातों को छोड़ते हैं, ये उसका इंग्लिश है, लेट इट बी दैट। आप लोग भी इसको प्लीज यूज कीजिएगा। द ओल्ड आर जनरली नेग्लेक्टेड। तो ओल्ड, अब ओल्ड का किसका रिप्रेजेंटेशन हुआ, तो वो बूढ़े लोग। द ओल्ड आर जनरली नेग्लेक्टेड। देखिए आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर था द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल। द प्लस एडजेक्टिव एग्जाम में तो ऐसे नहीं दिखता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि द पुअर, द रिच, अब देख लिए, जहां दिखेगा हो जाएगा। दरअसल मेरे इतना एनालिसिस कराने के पीछे का बहुत सारा रीजन है, जिसमें से एक तो बहुत अच्छा ये है कि शायद यहीं से कोई ऐसा आ जाए। एक एक नंबर मायने रखता है ना। अगला देखते हैं, दीज ऑलवेज टेक प्लूरल। जैसे कैटल, मवेशी, समझते हैं ना, वो एक जानवर नहीं, बहुत सारे जानवरों का झुंड। पीपल, ये सब प्लूरल ही है। पब्लिक, पुलिस, वो देखो पुलिस जा रहा है, गलत बोलते हैं हम लोग। वो देखो पुलिस मैन जा रहा है, पुलिस तो प्लूरल है, सिंगुलर होता है पुलिस मैन। पुलिस वॉज कमिंग, ना ना ना, द पुलिस मैन वॉज कमिंग, अ पुलिस मैन वॉज कमिंग या इज कमिंग। तो पुलिस प्लूरल कॉन्सेप्ट है, पुलिस मैन सिंगुलर है। शिप, डियर, ये सिंगुलर भी और ये प्लूरल भी है, बट जनरली लोग इसको प्लूरल में ही रखते हैं। तो मान कर चलिए कि दीज आर दी प्लूरल। बट, लेकिन, मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन इंडिया। सर आपने यहाँ पीपल्स क्यों लिख दिया, क्योंकि पीपल तो खुद ही प्लूरल है। फिर क्यों, मैंने कुछ ही देर पहले समझाया कि पीपल्स नेशनैलिटी को भी शो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ना आप ही लोग के लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया, वेयर पीपल्स इज इक्वल टू वेरियस नेशनैलिटीज। और ये बात सच भी है। वेरियस नेशनैलिटीज का कहने का मतलब क्या, कि बहुत सारे देशों के लोग, मतलब वेरियस, बहुत सारे देशों के लोग, अलग अलग देशों के, मतलब वेरियस, अलग अलग देशों के लोग। और अलग अलग देशों के लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। तो देखिए मैनी डिफरेंट पीपल्स, मतलब कि मैनी डिफरेंट पीपल्स, मैनी डिफरेंट नेशनैलिटीज, श्रीलंकन हो, अमेरिकन हो, ब्रिटेन का हो, पाकिस्तानी भी रहता, अफगानिस्तानी भी रहता, समझ रहे हैं ना आप लोग। सो मैनी डिफरेंट पीपल्स लिव इन इंडिया। यहाँ तक कि जाति के टर्म में भी चलेंगे, तो हम लोग बिहार में अलग जाति है, उधर असम या मेघालय की तरफ, ईस्ट की ओर तरफ अगर आप जाते हैं तो उधर अलग जाति है, ट्राइब, मतलब ट्राइबल एरिया है। दिल्ली की तरफ जाएंगे तो अलग जाति है, साउथ की तरफ जाएंगे तो मन्नड़म पुन्नड़म कुछ चलता है, सब समझ रहे हैं ना आप लोग। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट्स। So many different peoples live in India, where people representation of the nationalities means various nationalities, where the people is the representation of the various castes. So these one are, but कुछ और है, बस रुक रहे हैं। एक हिंदी में सेंटेंस है जो हम लोग कहते हैं, घर का घर तबाह हो गया, या फिर गांव का गांव चपेट में आ गया। पहले एक हैजा नाम की बीमारी आता था, या फिर खासकर 18th सेंचुरी में एक प्लेग नाम का एक बीमारी आया था, प्लेग न, चूहों से जो होता था। और मिल्टन साहब ने उसी समय एक पैराडाइज लॉस्ट की किताब की रचना की थी। और ऐसा देखा गया है कि प्लेग जब, मतलब प्लेग जो बीमारी है, जब जब आया ना, एक महान ग्रंथ का जन्म हुआ है। चाहे वो मिल्टन साहब पैराडाइज लॉस्ट किए हों, या फिर कोई बेन जॉन्सन, खैर ये अलग चीज है, भी हटाते हैं। तो घर का घर तबाह हो गया, गांव का गांव चपेट में आ गया, ये बताने के पीछे कुछ कारण है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गांव का गांव चपेट में आ गया, या गांव का गांव तबाह हो गया। सो विलेज आफ्टर विलेज वर नहीं होगा, विलेजेस आफ्टर विलेजेस वर, विलेज आफ्टर विलेज वाज बॉर्न। गांव का गांव चल गया। So, कितना भी लिखें यहाँ वाज ही होगा ना। ये सब याद करने की चीज नहीं है, देख लिए, ध्यान में अटक गया, क्लिक्ड हो गया, अब भूलेगा नहीं आदमी। विलेज आफ्टर विलेज वाज बॉर्न, शीप आफ्टर शीप इज सेलिंग बाय, मतलब जहाज पे जहाज भेजा गया। जब 1900 सॉरी मुझे याद नहीं है किस समय वो था, बट इंदिरा गांधी जी ने जब पाकिस्तान को, जो कि बांग्लादेश जो कि हमारा हिस्सा
हमारा नहीं, पाकिस्तान का जो हिस्सा हुआ करता था ईस्ट, बांग्लादेश को हम लोग बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। तो जब वो बांट रहे थे, जब वो मतलब बांट नहीं रहे थे, बांग्लादेश का गठन के होने के पीछे का कारण श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, और हमारी वो प्रधानमंत्री थी। तो उस समय क्या हुआ था कि अमेरिका ने जहाज पर जहाज भेज दिया एकदम, मतलब इंडिया को रोकने के लिए, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय। लेकिन गांधी मतलब इंदिरा गांधी ने भी कुछ कमाल कर दिया था। खैर, दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दैट, बट द इंग्लिश मेन पॉइंट इज हियर इज दैट शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय। जहाज पर जहाज भेजा गया एकदम। पहले के समय में जब ट्रेन नहीं होते थे तो लोग जहाज से ही सारा काम करते थे। एक जंगी जहाज एकदम लड़ाई करने के लिए, जहाज पर जहाज, जहाज पर जहाज, गांव पर गांव, देख रहे हैं ना, घर का घर। इस तरह के रिकरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंस, मतलब री ऑकरेंस। हर बार इस तरह का जब होते रहता है तो हम लोग इसको सिंगुलर से ही निकालते हैं। जैसे ये हम लोग का एक लोकल हो गया, ये तो फिर भी मैंने आपको एक दे दिया, आपको एक पुराना, एक ये नया चीज है। कॉल आफ्टर कॉल वाज देयर, कॉल पर कॉल गया, कॉल पर कॉल मैंने किया, बट देयर वाज नो वन रिस्पॉन्स, सॉरी, बट देयर वाज नो वन रिस्पॉन्स, या फिर बट नो वन रिस्पॉन्डेड। सो कॉल पर कॉल, कॉल आफ्टर कॉल, देखिए वाज आया ना। तो कुछ इस तरह का जब आपके पास आएगा एग्जामिनेशन में थॉट, तो हम सिंगुलर से निकालेंगे। अब देखिए कुछ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे 2 and 2 is 4, तो 2 and 2 is 4, ये इजी होगा, लेक्चर देने की इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे। 2 things टाइम इज 6, तो देखिए 2 times 3, 2 times 3 मतलब 2 times 3, 2 दिया 6 is 6, कहाँ दिक्कत है। 5 from 10, जाहिर सी बात है घटाने के बाद 5 from 10 is 5। तो अर्थमेटिकल वे में मैं यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल क्यों लिख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से ध्यान नहीं जाता, 2-3 एग्जाम्पल से ध्यान अच्छा से जाता है, ताकि एग्जाम में आए फटाक से टिक कर दे। एग्जाम के पर्पज से निकलने के लिए दो ही चीज काम करता है, एक नॉलेज, दूसरा ध्यान। नॉलेज आपके पास अगर नॉलेज है, फट 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 निकलते जाएगा। दूसरा ये, अरे इस तरह की चीज सर एक बार बताए थे, लगता है उसी की तरह मैच है, फट से मार दिए। 95% चांस हो जाता है, होता है सही होने का है। और फिर मैंने ये भी कहा कि वहीं से कॉन्ट्राडिक्टरी भी एक निकलता है, उसी पर घुमाता भी स्टूडेंट को। तो खैर हटाइए। एज फॉलोज, ये मैंने जो लिखा है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, द चीफ पॉइंट्स आर एज फॉलोज, द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज। कभी भी हम यहाँ पर फॉलो बोलकर, एज फॉलो बोलकर हम लोग नहीं निकल सकते। ऐसा अगर कहीं मिले तो भी गलत, आप भी मत लिखिएगा। देखिए आर है, क्यों, क्योंकि चीफ पॉइंट्स है। इज है, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है। कुछ भी हो, बट ये तो हमेशा फॉलोज में ही निकलेगा, यानी कि एज फॉलो नहीं होगा, एज फॉलोज ही होगा, एज फॉलोज ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में स्ट्रिक्ट रूल्स इतने ही हैं फिलहाल। दिस इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ये अंतिम जरूर है मेरे तरफ से, लेकिन अभी ये लिस्ट नहीं है, और भी है, बट these are the importance, these are the crucial point that you have to remember and remembered to. This is the way of speaking in English, that remember and remembered, खेलना सीख जाइएगा आप लोग धीरे धीरे। फिर हम आगे भी देखते हैं अभी हम, ठीक है ना।